स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दूं, उसके बाद आप लोगों को हम बताते हैं कि कैसे क्या हम लोग पढ़ाई करेंगे, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम कहाँ से आए हैं, ठीक है। और हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं आज फर्स्ट टाइम आपके सामने आया हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोग को एक एक चीज़ बताने वाला हूँ आज, ठीक है। उसके बाद हम अब पढ़ेंगे आपको इकोनॉमिक्स। तो स्टूडेंट जो है, सबसे पहला काम है हमारा सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको हम पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स, ठीक है। और मेरे बारे में आप लोगों को बहुत ऐसा इच्छा होगा कि थोड़ा सा सर के बारे में जानें कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं और कहाँ से हैं, ठीक है। क्या सर का बैकग्राउंड है, थोड़ी सी इनके बारे में जानकारी हम ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, नीचे, ठीक। स्टूडेंट, मेरा नाम है विनोद कुमार और मैं बेसिकली बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ, जहाँ मधुबनी का सबसे फेमस चीज़ है मधुबनी पेंटिंग। बिहार का सबसे फेमस है हमारे डिस्ट्रिक्ट का मधुबनी पेंटिंग, वहाँ के मैं रहने वाला हूँ, ठीक है। और मैं पहले बीटेक किया, बीटेक करने के बाद जो है फिर एमबीए किया, कैट का तैयारी करके एमबीए वहाँ से, और एमबीए करने के बाद जो है मेरा जो है सिलेक्शन हुआ था विप्रो में। विप्रो के बाद मैं स्विच किया था पैरामाउंट कोचिंग में, और ये पैरामाउंट कोचिंग में 2013 के एंड से, यानी 2014 से मान कर चलिए, तब से मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ पैरामाउंट में। ये आपके बगल में मुनीरका है, यहाँ भी मैं मतलब अभी भी पढ़ा ही रहा था वहाँ पे। अब मैं आपके टॉपर हर्ष के साथ जुड़ गया हूँ, ठीक है। अब टॉपर सब के साथ मैं काम करूँगा, ठीक है। और मेरे स्टूडेंट बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे, और मेरी खासियत ये है कि मैं जो भी चीज़ चैप्टर पढ़ाऊँगा एकदम डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हम पढ़ाते हैं ट्रिक्स मेथड से, शॉर्टकट ट्रिक्स देते हैं ताकि आपको इजीली जो है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रहा, और हमने काफ़ी स्टूडेंट को पढ़ाया है लगभग दिल्ली में जो है सो, अगर आप बदरपुर में बात करें, मुनीरका में, उसके बाद आपका मुखर्जी नगर, नोएडा, कई जगह पढ़ाया हूँ मैंने, मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। साथ साथ जो है सो आप लोगों को मोटिवेशन भी देंगे कि कैसे काम करना है। सिर्फ पढ़ाई लिखाई करने से नहीं होता है, क्योंकि पढ़ने का मतलब होता है, आप अगर तैयारी कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपको समझना पड़ेगा आपको क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो तैयारी का मतलब ही होता है क्या नहीं पढ़ना है। अगर ये समझ लिए ना जिस दिन, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि हमारा सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि देखिए, पढ़ने के लिए बहुत सारा चीजें हैं, लेकिन सारे चीज पढ़ के आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं पढ़ना है, ये इस पे काम करना है। बहुत सारा टॉपिक है, 10 टॉपिक है, सपोज करो किसी भी सब्जेक्ट में 10 टॉपिक है, और 10 टॉपिक में अगर 10 पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए ये समझिए कि क्या क्या नहीं पढ़ना है उसको बाहर कीजिए, जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब पढ़िए, ठीक है। और उससे सिलेक्शन होगा। तो काफी मतलब अच्छा दिन है हम लोगों के लिए आज, ठीक है। और आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और इकोनॉमिक्स पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, और आप हमारे साथ बने रहेंगे, और अपने फ्रेंड्स सब जितने भी हैं उनको भी बताएंगे, ठीक है, कि टॉपर्स हब में आने का जो है बहुत बड़ी क्रांति एक तरह से समझ लीजिए ये ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ठीक है। और आपके ऑफलाइन भी स्टार्ट होगा, ऑनलाइन भी तो आज से स्टार्ट कर ही दिए हमने, ऑफलाइन भी स्टार्ट होगा, तो ऑफलाइन में भी हम आपके साथ रहेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग ये सबसे पहला काम ये करेंगे कि सबसे पहले हम सिलेबस जानेंगे, ठीक है। मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ाया, ठीक है, इकोनॉमिक्स के अलावे करंट अफेयर भी होता है, साथ साथ जो है बैंकिंग भी है, उसके बाद जो है स्टैटिक जीके भी है, कई सारा टॉपिक्स है, ठीक है। तो अभी पहला काम हमारा है इकोनॉमिक्स, जो आपके सिलेबस में उसको कंप्लीट करेंगे। तो उनको उस टॉपिक पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, आज सिलेबस जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक पढ़े, कौन कौन से टॉपिक ना पढ़े, वो सब सिलेबस आपको बताएंगे। फिर उसका चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपका कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारे साथ आप अच्छे से बने रहे, ठीक है। और ये अगर हो सके तो अपने फ्रेंड सर्किल में भी सबको बताइए, ठीक है, कि टॉपर साहब जो है, अब टॉपर साहब में जो है पढ़ाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म साथ साथ ऑफलाइन का भी सुविधा दोनों मिल गया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या है कि आज हम लोग जो काम पढ़ाई करेंगे उसमें देखेंगे सबसे पहले सिलेबस क्या है।
इंट्रोडक्शन में तो यही होता है ना, पहले हम लोग सिलेबस जानेंगे तभी तो पढ़ाई करेंगे कि उस टॉपिक को कौन कौन टॉपिक है। तो मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स का ही सिलेबस नहीं बताऊंगा, मैं जनरल स्टडी में जैसे आपके कई सारा सब्जेक्ट है, जैसे आपके करंट अफेयर भी आ जाते हैं यहाँ पे पूछेंगे आपको, उसका साथ स्टैटिक जीके भी है, तो काफ़ी सारे टॉपिक हम पहले सिलेबस आपको जानकारी देते हैं और जानकारी के बाद हम लोग फिर इकोनॉमिक्स का एक एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का। तो देखिए इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। इकोनॉमिक्स में जो है सबसे पहला हम पढ़ते हैं यहाँ पे, जैसे यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे, मेजर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। मतलब हुआ कि प्रसिद्ध कृषि क्रांति, कृषि के क्षेत्र में कौन कौन सी क्रांति आई है। जैसे आपने सुना होगा हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ये सब आप पढ़ा होगा आपने। तो कई बार एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर कौन है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन मैंने देखा है कि एसएससी में कई बार क्वेश्चन पुटअप कर देते हैं, खासकर सीएचएसएल में तो क्वेश्चन रहता ही है इसमें। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे, यानी क्या है इसका हिंदी में बोलते हैं हम लोग, प्रसिद्ध कृषि क्रांति। तो हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, प्रसिद्ध कृषि क्रांति। सेकेंड में हम पढ़ेंगे, ठीक है, प्रसिद्ध कृषि क्रांति के बाद हम स्टार्ट करेंगे बैंकिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत का बैंकिंग इतिहास, भारत का बैंकिंग इतिहास पढ़ेंगे कि भारत में बैंक कैसे आया। पहले हमारे देश में चलता था बार्टर सिस्टम, फिर बैंक कैसे आया उसके बारे में हम जानेंगे, पूरी हिस्ट्री बताऊंगा मैं। सभी बैंकों का हेडक्वार्टर कहाँ है, बैंकों का नेशनलाइजेशन कब हुआ, ये सारे टॉपिक इसी में हम पढ़े, इसी के अंदर आता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे बैंक एंड इट्स टाइप्स, कितने तरह के बैंक्स होते हैं। ठीक है, ये सारे बैंक्स पढ़ेंगे। जैसे आप बैंक भी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे हम आपको बताते हैं, सबसे पहला है, ठीक है, जैसे हम कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, उसके बाद आता है रीजनल रूरल बैंक, इसी को आप आरआरबी बोलते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्या बोलेंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। उसके बाद आता है, ये सहकारी बैंक है, इसको बोलते हैं सहकारी बैंक, इसको रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। उसके बाद आपका आता है, ठीक है, डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पेमेंट बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। और साथ साथ जो है कमर्शियल, ठीक है, कमर्शियल में जो है, ठीक है, बैंक, कमर्शियल बैंक। साथ साथ जो है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई एंड इट्स फंक्शंस। तो ये सब टाइप के हमें, यानी कितने टाइप का हुआ, कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक, आप नहीं दिख रहा है तो मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है, अच्छा ये नहीं दिख रहा है, ठीक है, मैं बोल देता हूँ, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, पहला है कोऑपरेटिव बैंक, सेकेंड में हम लिखेंगे रीजनल रूरल बैंक, थर्ड में आपका हो गया डेवलपमेंट बैंक और पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक, और हम कमर्शियल बैंक, ठीक है। साथ साथ जो है आरबीआई एंड इट्स फंक्शन, ये टाइप के सारे बैंक्स को आप स्टडी करेंगे हम लोग पूरे बेसिकली, पूरे डिटेल में, ठीक है। साथ साथ अगर हम इसके बाद टॉपिक पे बात करें, इसके अलावा कौन सा टॉपिक है आपको पढ़ना, तो आरबीआई एंड फंक्शन यहां तक आ जाएगा। उसके बाद हम फोर्थ में पढ़ेंगे, फोर्थ में आ जाता है फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे वित्त बाजार। देखिए
फाइनेंशियल मार्केट ऐसे मार्केट जहां पे शेयर्स बेचते हैं, बॉन्ड पेपर बेचते हैं, सिक्योरिटी पेपर बेचते हैं, ऐसे मार्केट को बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। और ये मार्केट भी टू टाइप्स का होता है। एक मार्केट है मनी मार्केट, इसी में पढ़ेंगे हम लोग, मनी मार्केट मतलब मुद्रा बाजार, ठीक है, और एक होता है कैपिटल मार्केट। तो इसी के अंदर पढ़ेंगे हम, क्योंकि सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सिलेबस देख रहे हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो एक तो फाइनेंशियल मार्केट में आपका मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, इसी के अंदर पढ़ेंगे। अब कैपिटल मार्केट में जिसमें आपका सेबी वगैरह आ जाता है, शेयर मार्केट के अंदर हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो ये टॉपिक है। उसके बाद आता है फिफ्थ टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है, फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन, ठीक है। फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। वित्त आयोग, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का काम क्या है? देखिए, फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है, टू डिस्ट्रीब्यूट टैक्सेस बिटवीन स्टेट एंड यूनियन। स्टेट और यूनियन के बीच में जो टैक्स का बंटवारा होता है, उसका काम ये फाइनेंस कमीशन का ही काम है। इसमें पूछ देते हैं कि अभी जो है वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, ठीक है, नेक्स्ट वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन होंगे, ठीक है, तो इसका कार्यकाल कितने, फाइनेंस कमीशन का जो चेयरमैन होता है उसका ऑपरेशन पीरियड यानी कितने सालों का कार्यकाल होता है, कई सारे क्वेश्चन आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फाइनेंस कमीशन। इसके बाद आता है आपका, पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, बजट, बजट एंड टैक्सेशन, बजट एंड टैक्सेशन, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि बजट से रिलेटेड आपका आ जाएगा, जैसे जीएसटी का फुल फॉर्म कब क्या होता है। इसी में हम पढ़ेंगे कि जीएसटी हमारे देश में कब से लागू हुआ है, जीएसटी डे कब मनाया जाता है, जीएसटी किस पहली बार वर्ल्ड में कब जो है स्टार्ट हुआ है, कहाँ से, किस कंट्री से। तो इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाएगा। इसी में बजट एंड टैक्सेशन में हम लोग जीएसटी का भी स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है आपका 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, यानी हम लोग बोल सकते हैं इसको इंडियन प्लानिंग, इंडियन प्लानिंग, इंडियन प्लानिंग। इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। 5 ईयर प्लान जो है, फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान किस मॉडल पर बेस्ड है, सेकेंड 5 ईयर प्लान किस मॉडल पर बेस्ड है, ये सारे डिस्कस करेंगे हम इसके अंदर। 5 ईयर इंडियन प्लानिंग जब पढ़ेंगे, पंचवर्षीय योजना, इसके अंदर पढ़ेंगे हम लोग। इसके अलावा जो है सर टॉपिक जो है 8 नंबर में जो है, ठीक है, आपको इसके अलावा क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम बताएंगे आपको, जैसे इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है, इन्फ्लेशन क्या होता है। तो इन्फ्लेशन हम लोग यहाँ पर जानेंगे, ठीक है, इन्फ्लेशन के बारे में पूरा अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है, इन्फ्लेशन के बारे में जो है। इसके बाद हम पढ़ेंगे 9 नंबर में, जैसे आपका नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें इतना अच्छा ट्रिक बताऊंगा कि आप देखते आपको आप आंसर निकाल लोगे, ठीक है। इसमें आपका ज़्यादा परेशानी नहीं होने देंगे हम आपको, क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं ना, इतने डिफिकल्ट बना देते हैं ना कि काफ़ी दिक्कत आने लगती है। तो आप ध्यान रखेंगे जब हम नेशनल इनकम पढ़ाएंगे तो इस क्लास को मिस मत करना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसको बोलते रहे। इसी में हम आपको पढ़ेंगे जीडीपी क्या होता है, ठीक है, जीडीपी, ठीक है, एनडीपी, एनएनपी, ठीक है, जीएनपी, ये सब आपको बताएंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे आपसे एग्जाम पूछता है कि जीडीपी से एनडीपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एनडीपी से एनएनपी कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसमें कन्वर्जन ही इंपॉर्टेंट है। साथ साथ आपसे एग्जाम में ये भी पूछता है कि नेशनल इनकम जो है कौन निकालता है, तो उसके बारे में सीएसओ के बारे में जानेंगे, एनएसएसओ के बारे में जानेंगे। तो कई सारा चीज़ के अंदर हम आपको बताएंगे जब हम अब नेशनल इनकम पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हम और तो ये सब जो टॉपिक था आपका, ठीक है, ये जितने भी हमने टॉपिक बताया, ये इकोनॉमिक्स का एक कोर पार्ट है, ठीक है, जहां से क्वेश्चन बेसिकली आपके पूछे जाते हैं। अब जो हम आपको बताएंगे, अब आप आपका सिलेबस लिखिए। इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड है, लेकिन वो थोड़ी सी अलग पार्ट है जो कि आपके इंटरनेशनल न्यूज से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इसी का पार्ट है, जैसे करेंट अफेयर में, ठीक है। जैसे
करंट अफेयर की, अब बोलते तो हम लोग करंट अफेयर है लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर ही आता है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल का, इंटरनेशनल, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे जो है, ठीक है, हम लोग बात करते हैं एट इंटरनेशनल लेवल पे हम बात करेंगे। जैसे आपका वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF, इसके बाद जो है ITO, गेट, ठीक है, WTO, ठीक है, उसके बाद UN, UN मतलब यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है। साथ साथ जो है हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे जैसे होता क्या है, नाटो क्या होता है, इंटरपोल क्या होता है, इंटरपोल क्या है आपका, ठीक है। उसके बाद जो है NSG, ठीक है, NPT, उसके बाद CTBT, MTCR, ठीक है। उसके बाद जो आपका आता है MTCR हो गया, उसके बाद आपका जैसे APEC क्या होता है, OPEC, ठीक है, APEC, OPEC, उसके अलावा जो है आपका आता है आसियान, ठीक है, उसके बाद आसियान, ये सब आपके पूछे जाते हैं कि जैसे आपसे पूछ देगा कि इंटरपोल जो है क्या होता है, NSG क्या होता है, इंडिया NSG का मेंबर है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है, कई बार पूछ देता है IMF के हेडक्वार्टर कहाँ है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। जैसे WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई, UN डे कब मनाया जाता है। तो ये सब सारे इंटरनेशनल न्यूज है, इंटरनेशनल लेवल पे है, ये सब आपको थोड़ी सी आपको जाननी पड़ेगी। साथ साथ आपको जैसे आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, जैसे ब्रिक्स के बारे में पूछे जाएंगे आपको, ब्रिक्स, ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री है, ब्रिक्स का भी करंट में कहाँ सम्मेलन हुआ है, ठीक है। ब्रिक्स के अलावा जो है सो आपका जैसे G4, G6, G7, G8, G20, ये भी हमें आपको अच्छे से समझनी है कि ये होता क्या है, इसके G20 में कौन कौन से कंट्री है, अभी G20 का सम्मेलन पिछले लास्ट ईयर कहाँ हुई थी, इस साल कहाँ, ठीक है। तो इस तरह से न्यूज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, यहाँ से। इसके अलावा भी कई सारा है, जैसे आपका SCO, संघाई कोऑपरेशन, ठीक है, SCO समिट, SCO में कितने कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ से इससे भी क्वेश्चन उठ जाते एग्जाम में, ठीक है। तो कई सारे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे जो है आपसे, ठीक है, आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी रहनी चाहिए, है तो ये करंट अफेयर का पार्ट, लेकिन हम लोग इकोनॉमिक्स के ही अंडर इसको ले सकते हैं। इसके अलावा जो है आपके आपसे एग्जाम आता है जैसे अवार्ड्स एंड ऑनर, अवार्ड्स एंड ऑनर। अवार्ड्स एंड ऑनर में क्या पढ़ेंगे, अवार्ड्स एंड ऑनर में जैसे अभी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको मिला। देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड क्या है, खेल का सबसे हाईएस्ट पुरस्कार है हमारे देश में, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई पूछता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा अच्छी पुरस्कार बताइए फिल्म इंडस्ट्री का, तो जो उसी तरह से नाम है फिल्म इंडस्ट्री में दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड इस साल किसको मिला, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको मिला, खेल के सबसे हाईएस्ट है। उसी तरह से बुकर प्राइज पूछ दिए जाते हैं बुक्स में इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। तो आपके अवार्ड्स एंड ऑनर पूछे जाते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ध्यान रखिएगा इसमें। जैसे आपको कुछ एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे आपका, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न, ये स्पोर्ट्स का अवार्ड है, हाईएस्ट अवार्ड है स्पोर्ट्स का। साथ साथ अर्जुन, अर्जुन अवार्ड, जैसे देखिए ना द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य, ठीक है। तो इस तरह से आपसे पूछे जाएंगे। उसी तरह से फिल्म इंडस्ट्री में आपके कौन कौन है, तो दादा साहेब फाल्के, ठीक है। उस साथ साथ बुक्स अगर बात करें तो आपका ज्ञानपीठ अवार्ड हमारे इंडिया का सबसे फेमस है, सबसे टॉप अवार्ड है, और इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो बुकर प्राइज है। तो ये सब भी आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स का पार्ट पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि ये सारे एक दूसरे से रिलेट होता है, ठीक है। साथ साथ जो है तीसरा प्रश्न, थर्ड में अगर हम बात करें, ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूं,
थर्ड की बात करें हम तो नेक्स्ट टाइप टॉपिक जो हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, जैसे स्पोर्ट्स है, थोड़ी खेल कूद पे हम चलें। स्पोर्ट्स में अगर आपका आ जाता है टॉपिक, जैसे पहला फेमस प्लेयर, फेमस प्लेयर, ये भी आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ने से, सिर्फ उतना ही बाउंड्री लेने से आपको नहीं होगा, क्योंकि जनरल स्टडी में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके, साथ साथ इकोनॉमिक्स को काफी आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये सब भी थोड़ी सी आपको टच करना पड़ेगा, ठीक है। तो फेमस प्लेयर, आपसे से कोई पूछ देता है कि जैसे जीतू राय किस खेल से रिलेटेड है, वो किस खेल से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि जीतू राय किस खेल से रिलेटेड है, ठीक है। साथ साथ जो है आपसे नेक्स्ट, आपसे जो है सब पूछ देते हैं फेमस प्लेयर के बाद फेमस स्टेडियम। जैसा आपसे पूछ देता है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां है, ठीक है, तो या उसी तरह से कोई भी स्टेडियम का नाम पूछ सकता है, ठीक है। वानखेड़े स्टेडियम कहां पे है, किस कंट्री में है। लास्ट ईयर जो मैच हुआ, इससे पहले जो वर्ल्ड कप मैच हुआ था, ठीक है, वो किस स्टेडियम में हुआ था। तो कोई भी स्टेडियम आपके एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए कुछ स्टेडियम का भी नेम आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर आप ये स्टेडियम का नहीं नाम रखते हैं याद, तो आपका काम हो जाएगी खराब, क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं जनरली, मैंने देखा है। तो अगर स्पोर्ट्स से पढ़े तो कुछ फेमस प्लेयर का नाम याद रखे। कई बार जैसे पूछ देता है पंकज आडवाणी किस खेल से रिलेटेड है, ठीक है। उसी तरह फेमस स्टेडियम का नेम भी पूछे जाते हैं। तीसरा जो है फेमस प्लेयर, फेमस स्टेडियम हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है आपका वर्ल्ड कप मैच से पूछा जाता है, वर्ल्ड कप मैच। वर्ल्ड कप मैच का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज कीजिए कि कोई भी मैच इस साल हुआ, तो नेक्स्ट मैच कब होगा और किस कंट्री में होगा, ये भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये तो ध्यान रखिएगा, लास्ट ईयर जो है वर्ल्ड कप मैच क्रिकेट का कहां खेला गया था इससे पहले, और नेक्स्ट कहां होगा, ठीक है। तो ये सब भी क्वेश्चंस आते हैं। साथ साथ जो है वर्ल्ड कप स्पोर्ट्स के टर्म पूछे जाते हैं, स्पोर्ट्स टर्म, स्पोर्ट्स के टर्म पूछे जाते हैं, जैसे किक, हिट विकेट, ड्यूस, ठीक है, ये सब पूछे जाते हैं। ये कौन कौन सा है, स्मैश, कई बार मैंने देखा है एसएससी में कि स्मैश ये किस किस खेल में यूज होता है, ठीक है, ये पूछे जाते हैं। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, स्पोर्ट्स के टर्म, ठीक है, वर्ल्ड कप मैच, फेमस स्टेडियम, फेमस प्लेयर, ठीक है, ये सब आपसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन जनरली आते हैं एग्जाम में, ठीक है। और अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, यहाँ से देखिए, पहला हमने देखा इंटरनेशनल लेवल पे जो बैंक्स होते हैं उनकी हेडक्वार्टर, उसकी स्टैब्लिश, ठीक है, ये कई सारा आ जाता है। उसके बाद हमने देखा अवार्ड्स एंड ऑनर से क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आता है। स्पोर्ट्स के अलावा जो है आपके क्वेश्चन जैसे इंडियन मिलिट्री, इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइज, इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइज, भारत की सैन्य अभ्यास, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में। क्या क्वेश्चन आता है भारत के सैन्य अभ्यास से, क्वेश्चन पूछ देता है इंदिरा। देखिए होता क्या है कि इंडिया का मिलिट्री और किसी दूसरे कंट्री का मिलिट्री आपस में बैठ करके, ठीक है, दोनों क्या करते हैं, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करते हैं, आपस में प्रैक्टिस करते हैं, उस प्रैक्टिस का नेम दिया जाता है, जैसे इंदिरा, वरुणा, ठीक है। तो ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सा, कोई भी कंट्री दे दिया और दो कंट्री का बीच में कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज अभी हुआ था उसका नेम बताइए, ठीक है। इंडिया रशिया के साथ कौन सा नाम होता है, इंडिया का थाईलैंड के साथ क्या नाम है, तो हर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से। साथ साथ आपसे एग्जाम आता है बुक्स एंड ऑथर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है, कौन कौन सी बुक्स फेमस है, ये यहाँ से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अभी रिसेंटली कोई बुक्स का नाम दे देगा और बोलेगा ये बुक किसने लिखा, या तो ऑप्शन में जनरली होता है कि नए बुक पूछे जाते हैं, कई बार पुराने भी पूछ देते हैं। तो आपके कुछ फेमस राइटर जैसे चेतन भगत है, उनके कौन कौन सा बुक्स हैं, खुशवंत सिंह के कौन कौन सा बुक है, किरण देसाई की कौन कौन से बुक्स है। तो थोड़ी बहुत आपको बुक्स तो याद रखना ही पड़ेगा, तो ये बुक्स भी थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे काम करना है इस पर, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर्स के अलावे आपके एग्जाम आ जाता है, ठीक है, जैसे इंडियन डांस भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि इंडियन डांस में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है इंडियन डांसेस। अब देखिए डांस भी दो तरह का होता है,
एक तो होता है क्लासिकल डांस और एक है फोक डांस। फोक डांस मतलब लोकल डांस, ये रीजनल वाइज होता है। रीजनल जैसा आपका किसी हर स्टेट का अलग अलग होता है अपना रीजनल एरिया वाइज। ये क्लासिकल डांस टोटल 8 है। आपने सुना होगा जैसे कथक, कथकली, ठीक है, उसके बाद कुचिपुड़ी, इस तरह से टोटल 8 है। आपसे ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जैसे कथक कहाँ का डांस है, किस एरिया में जनरली यूज होता है, ठीक है, तो आपको दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुचिपुड़ी, तो हर डांस, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। साथ साथ इनसे रिलेटेड आपको आर्टिस्ट भी आपको पढ़नी है, आर्टिस्ट भी आता है, डांस साथ साथ आर्टिस्ट भी आपको करनी है, ठीक है। देखिए करंट अफेयर के अलावा साथ साथ स्टैटिक जीके पे भी ध्यान रखेंगे आप, मैं इसी में लिखते चल रहा हूँ। डांस का, इंडियन डांस के अलावा आपसे एग्जाम आता है जैसे नेशनल पार्क, एग्जाम आता है नेशनल पार्क, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपसे कई बार मैंने देखा है इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पे है, ठीक है, सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये सब नेशनल पार्क आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी कि कौन से नेशनल पार्क कहाँ पे है, ठीक है। साथ साथ जो है आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, जैसे किसी भी कंट्री का कैपिटल, कैपिटल, करेंसी, करेंसी ऑफ कंट्री, देश का कैपिटल और करेंसी ऑफ कंट्री, कौन सी देश की कैपिटल क्या है, उसकी कहाँ पे करेंसी, उसकी करेंसी क्या है, ये भी पूछ दिए जाते हैं। साथ साथ उस कंट्री में, अब देखिए हर कंट्री का नहीं पूछेगा, जो जो न्यूज में रहा हो ना उन्हीं कंट्री का करेंसी पूछेगा, कैपिटल पूछेगा, उन कंट्री का आपको प्राइम मिनिस्टर कौन है, ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है, अभी ऐसे इलेक्शन होते रहता है ना हर कंट्री, किसी न किसी कंट्री में, तो वो जो काफी न्यूज में रहता है, तो इसीलिए वहां के ये भी पूछ दिए जाते हैं। साथ साथ आपके चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर्स, गवर्नर्स, ठीक है, चीफ मिनिस्टर हो गया, गवर्नर्स हो गया, ठीक है, ऑफ स्टेट। मैंने कई बार स्टूडेंट को मैंने क्वेश्चन पूछा है कि आप बताओ, ठीक है, असम की राजधानी कहाँ है, असम की कैपिटल क्या है, लोग मैक्सिमम स्टूडेंट बोलते हैं गुवाहाटी है। यही नहीं पता है, अपने कंट्री में रह रहे हो और आपको खुद पता नहीं है कि हर स्टेट का कैपिटल कहाँ है। तो जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो जनरली नॉर्थ ईस्ट वाले जितने भी स्टेट है आपके पूरब साइड में, उनमें से जनरली पूछे जाते हैं उन स्टेट के कैपिटल, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाले जो 7 सिस्टर आप बोलते हैं ना, उन उन स्टेट का ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे मेघालय की कैपिटल कहाँ है, असम की कैपिटल कहाँ है, ठीक है, सिक्किम कहाँ है, ये सब पूछे जाते हैं जनरली, तो उन सब का कैपिटल थोड़ा सा याद रखेंगे। कभी नहीं ये पूछेगा कि दिल्ली की, उत्तर प्रदेश की कैपिटल कहाँ है और बिहार की कैपिटल क्या है, जनरली यही पूछे जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादा कैपिटल पूछे जाते हैं, ठीक है। साथ साथ किसी भी स्टेट में अगर गवर्नर्स हैं, ठीक है, चीफ मिनिस्टर हो गया, गवर्नर्स हो गया, साथ साथ कैपिटल भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे कैपिटल भी पूछे जाते हैं। और जनरली जो है चीफ मिनिस्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गवर्नर। अभी अभी जैसे कोई पूछ देता है कि बिहार में भी नए, सपोज करो कि कोई स्टेट में एक नए गवर्नर नियुक्त किए गए हैं, ठीक है, तो वो उस गवर्नर के नेम पूछ दिए जाएंगे, अब बिहार में कौन गवर्नर है, या चीफ मिनिस्टर कहीं भी किसी भी स्टेट में इलेक्शन वगैरह हुआ है तो नए चीफ मिनिस्टर कौन आया है और किस पार्टी से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये सब थोड़े से ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो स्टूडेंट आज हम लोग जो, आज का जो काम है हम लोगों का जो वर्क है, ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है, और इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे, इसकी पूरी कंप्लीट करेंगे हम पूरा लेक्चर, और कंप्लीट करके आपका सिलेबस जब कंप्लीट होगा तो ये तकरीबन मान कर चलिए कि आपको 6-7 लेक्चर आपको हमारे साथ रहनी पड़ेगी, तो अब जाकर के उसमें इकोनॉमिक्स आपकी कंप्लीट होगी। और मेरा मानना ये है कि इकोनॉमिक्स तो आप पढ़ ही लीजिए, जो क्योंकि हम जो पढ़ाएंगे आपको इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करेंगे। साथ साथ हो सकता है कि लास्ट में हम 1-2 क्लास आपको करंट अफेयर का भी, जैसे इंटरनेशनल जो जो इम्पोर्टेंट होगा वो करंट अफेयर का आपका डिस्कस कर देंगे, ठीक है। और अगर कुछ बच भी जाता है तो ऑफलाइन क्लासेस हमारे यहाँ पे स्टार्ट होगा, आप जो आइएगा, आपकी पूरी करंट अफेयर मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टार्टिंग से लेकर
A to Z, अरे लास्ट से लेकर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हम पूरा कंप्लीट करंट अफेयर भी पढ़ाएंगे, स्टैटिक जीके भी पढ़ाएंगे। लेकिन ऑनलाइन मोड में आपका जो सिलेबस है, जो पेंडिंग रह चुका है इकोनॉमिक्स का, वो कंप्लीट करेंगे। साथ साथ एक दो क्लास आपको करंट अफेयर भी हम देंगे, क्योंकि ताकि आपका एग्जाम की अच्छी तैयारी हो पाएगा। ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या चीज, इकोनॉमिक्स। फर्स्ट टॉपिक चैप्टर आपका क्या है, मेजर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक्स का अब स्टार्ट करते हैं। इस पे थोड़ा इंक भर दीजिए। पहला टॉपिक है हमारा मेजर, ठीक है, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। प्रसिद्ध कृषि क्रांति। कृषि के क्षेत्र में क्या क्या क्रांति आई, इनके बारे में देखिए स्टूडेंट। यहाँ भी कई जनरली जो है ना एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, वन क्वेश्चन जो है पूछ दिए जाते हैं आपके एग्जाम में। कोशिश ये मैंने देखा है कि CHSL में जो MTS का पेपर होता है ना, उनमें जनरली ज़्यादा पूछते हैं क्वेश्चन यहाँ से, इस टॉपिक से। अब बहुत छोटा है, अभी आधे घंटे में हो जाएगा ये। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, और मैं पूरी ट्रिक से आपको बताऊंगा, और आपका याद भी हो जाएगा आज ही। ठीक है, तो मेजर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स हरित क्रांति। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं हरित क्रांति में? हरित क्रांति में हम स्टडी करेंगे जो फूड क्रॉप्स होता है ना, जो खाने पीने वाला, से गेहूं है, चावल है, ये सब के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले गेहूं का स्टडी सीखा आया, पहले चावल आया। तो हम पहले बात करते हैं ना, इस रेवोल्यूशन के अंदर, हरित क्रांति के अंदर जो है सबसे ज्यादा जो उपलब्धि मिला है हमें, वो सबसे ज्यादा उपलब्धि मिला है गेहूं पे। तो ऐसा नहीं कि चावल पे नहीं मिला, गेहूं पे भी मिला, लेकिन हम जनरली बात करते हैं इस पे गेहूं पे। ठीक है, तो एक तरह का देखा जाए तो अगर चावल पे भी है, वो उनका भी, उनमें भी हमें बहुत सफलता मिली है। तो इसीलिए हम इसको बोल देते हैं जनरली फूड क्रॉप, मतलब इट इज रिलेटेड विथ फूड क्रॉप्स। जो खाने वाले चीज है ना, खाने पीने वाले चीज है, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं इसमें। फूड क्रॉप्स जैसे व्हीट हो गया, जैसे राइस हो गया। व्हीट मतलब गेहूं, ठीक है, और आपका चावल। तो अगर आपसे पूछता है कि हरित क्रांति में किसका स्टडी करते हैं, तो फूड क्रॉप्स का। फूड क्रॉप्स से रिलेटेड है, जैसे व्हीट है, राइस है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, देखिए हुआ क्या था, पहले मैं ये बताता हूं इसका। देखिए 1940 के आसपास, मैं बता रहा हूं 1914 के आसपास, अमेरिका के जो आसपास की देश थी ना, वहां भी अनाज की बहुत कमी हो गई थी। और काफी अनाज की जब कमी हुई थी, तो एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर ये थे मैक्सिको के रहने वाले, लेकिन ये अमेरिका में साइंटिस्ट हो गए, तो अमेरिकन साइंटिस्ट थे। तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने क्या किया, उसने HYV सीड्स पे काम किया। HYV सीड्स होता है, जिसको बोलते हैं HYV, मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी। ठीक है, HYV सीड्स का मतलब होता है कि दो गेहूं का अलग अलग बीज लिए और उसको मिला दिए, और एक नई जो बीज तैयार हुआ ना, उसको बोलते हैं हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड सीड्स बनाया इसने। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जब उस अमेरिका के आसपास के कंट्री में, काफ़ी अमेरिका उस सब आसपास में काफ़ी जब अनाज की कमी पड़ गई थी, तो उस समय डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग क्या थे, अमेरिका में वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते थे, ये वैज्ञानिक थे। उसने क्या किया, हाइब्रिड बीज बनाया, HYV सीड्स तैयार किया, और इससे
बहुत कम समय में 1955 तक आते आते 55-60 के आसपास आते आते अमेरिका में बहुत बड़ी क्रांति ला दिया। मतलब काफी ड्रास्टिकली उपज बढ़ गई। इसीलिए इसको हम बोलने लगे कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर कोई पूछता है कि हरित क्रांति के फादर किसको बोलते हैं, जनक बोलते हैं इसको। फादर का मतलब जनक, जनक मतलब फाउंडर, ठीक है। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग इन वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड लेवल पे इसको हम फादर बोलते हैं, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का। उसी समय 1960 की बात बता रहा हूं मैं, 1960 की बात बता रहा हूं। हमारे इंडिया में भी अनाज की काफी कमी पड़ गई और हमारे यहाँ के एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन। प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन, इसने सोचा कि 1960 में जो हमारे यहाँ पे जो अनाज की कमी थी उनको पूरा किया जाए, कैसे क्रांति लाया जाए। इसने बहुत दिमाग लगाया इसको क्रांति लाने के लिए, लेकिन उतनी उपलब्धि नहीं आया जितना वो चाह रहे थे। तो इन्होंने क्या किए, चले गए अमेरिका और किन से मिलने, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग से। और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग से मिलने के बाद डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने क्या किया, इन्हें जो है सो एचवाईवी सीड्स दे दिए। किसको, प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन को। जैसे एचवाईवी सीड्स इनको मिला, ये क्या किए वहां से ले आए इंडिया, और इंडिया के 5 से 6 जिला अलग अलग 5 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, बीज लगाए। कहाँ कहाँ लगाए, तो आपने सुना होगा बिहार में एक चंपारण है जहाँ गांधी जी का सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, वहां पे इसने बीज लगाया। इसी तरह पाली में लगाया, अलीगढ़ में लगाया, कई जगह ऐसे करके पूरे भारत में 5-6 जगह, वेस्टर्न गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में भी जाकर बीज लगाए। क्योंकि डिफरेंट जगह जगह पे इसलिए लगाया कि अलग अलग मिट्टी है वहाँ का, तो देखा गया कि उपज कहाँ पे ज्यादा दे रहा है, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये जो है कई जगह बीज लगाए, और 1900, ठीक है, 1960 में ऐसा हुआ था, किए थे वो, और 1966-67 तक आते आते भारत में ला दिया इन्होंने बहुत बड़ी क्रांति। अच्छा, ड्रास्टिकली उपज बढ़ गई। जब ड्रास्टिकली उपज बढ़ गई तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। किसको, प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन को। हरित क्रांति का फादर किसको बोला जाता है इंडिया में, तो प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन का। और वर्ल्ड लेवल पर अगर बात किया जाए तो प्रोफेसर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। तो कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि आपसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि हरित क्रांति के फादर कौन है, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है। तो आपको यह देखना पड़ेगा कि इंडिया लेवल पे पूछ रहा है या वर्ल्ड लेवल पूछ रहा है। अगर वो इंडिया लेवल पे पूछ रहा है तो प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन टिक करेंगे, अगर वर्ल्ड लेवल पे पूछ रहा है तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के बारे में बोले, ठीक है। ये वर्ल्ड लेवल पे ग्रीन रेवोल्यूशन। दूसरे, पहला तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि हरित क्रांति के फादर कौन है, तो ये दोनों पूछे जाएंगे इंडिया लेवल पे और वर्ल्ड लेवल पे। सेकेंड थिंग्स यहाँ पे क्या है कि आपसे एग्जाम में पूछा कि भारत में हरित क्रांति कब आया, तो आप बोलेंगे 66-67 में। भारत में हरित क्रांति कब आया, तो 66-67 में। यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रहेगा। तीसरा क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि एचवाईवी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बोलेंगे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। एचवाईवी का मतलब क्या हुआ, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। तो यहां से कई एक क्वेश्चन ये हो गया। तीसरी बात, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि हरित क्रांति में हम किसका स्टडी करते हैं, तो इट इज रिलेटेड विद फूड क्रॉप्स। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। और नेक्स्ट स्टूडेंट यहां से क्वेश्चन पूछता है कि आप बताइए कृषि क्षेत्र का सबसे अच्छी पुरस्कार कौन सा है। तो देखिए, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के मरने के बाद, ठीक है, सभी ने मिलकर यही डिसाइड किया कि कृषि क्षेत्र का सबसे अच्छी पुरस्कार जो बनाया जाएगा उसी के नाम पर रखा जाएगा बोरलॉग अवार्ड। कौन सा, बोरलॉग पुरस्कार, बोरलॉग अवार्ड। तो एग्जाम पूछता है कि कृषि क्षेत्र का सबसे हाईएस्ट पुरस्कार कौन है, तो आप बोलेंगे बोरलॉग अवार्ड। बोरलॉग अवार्ड कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे इंटरनेशनल लेवल पे दिए जाते हैं। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन हमने यहाँ पे आपका बन सकता है। अब पहला काउंट कराता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछेगा स्टूडेंट, ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कौन है, तो आप क्या बोलेंगे, ठीक है, इंडिया लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे। तो इंडिया लेवल पे बात करें तो प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन, वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि HYV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं इंडिया में हरित क्रांति कब आई, 66-67 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि हरित क्रांति के जो है नहीं सॉरी एग्रीकल्चर सेक्टर का हाईएस्ट पुरस्कार कौन है, तो आप बोलेंगे कृषि क्षेत्र का सबसे हाईएस्ट पुरस्कार बोरलॉग अवार्ड है, जो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के नाम पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे हरित क्रांति में किसका स्टडी करते हैं, फूड क्रॉप्स मतलब गेहूं वगैरह का स्टडी करते हैं। तो यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इतना ही क्वेश्चन बनता है, जनरली मैंने देखा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टडी करते हैं, इसको लिख लिया आपने, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन मीन्स श्वेत क्रांति। जिस तरह से हमने देखा था ग्रीन रेवोल्यूशन में किसका स्टडी कर रहे थे, फूड क्रॉप्स का। स्टूडेंट इसमें हम बात करते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन मीन्स श्वेत क्रांति में किसका स्टडी करते हैं। तो पहला प्रश्न तो आपके दिमाग में यही आएगा। देखिए कोई भी चीज को अगर हम पढ़ते हैं ना, तो पहले अपने अपने अंदर में एक प्रश्न को डेवलप करेंगे, मतलब क्वेश्चन एराइज करेंगे कि अगर हमने व्हाइट रेवोल्यूशन में पढ़ा तो व्हाइट रेवोल्यूशन में किसका स्टडी करते हैं। तो इसमें स्टडी करते हैं दूध के बारे में, मिल्क के बारे में। इट इज रिलेटेड विथ मिल्क प्रोडक्शन, इट इज रिलेटेड विथ मिल्क प्रोडक्शन या डेयरी प्रोडक्ट। तो व्हाइट रेवोल्यूशन का हम लिखते हैं अंदर में, इट इज रिलेटेड विथ मिल्क प्रोडक्शन, इट इज रिलेटेड विथ मिल्क प्रोडक्शन या आप डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये है व्हाइट रेवोल्यूशन श्वेत क्रांति में। देखिए यहाँ तो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन नहीं है, ये फर्स्ट वाले जो आपने ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ाया और व्हाइट रेवोल्यूशन, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो व्हाइट रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा कि मिल्क प्रोडक्शन, देखिए होता क्या है यहाँ पे 1970-71 की बात बता रहा हूं मैं। हमारे देश में मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक स्कीम्स आया था। ऐसे ये योजना तो इंटरनेशनल लेवल पर था, लेकिन हमारे देश में जो है ना मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक स्कीम्स आया था 1970-71 में, और उस स्कीम का नाम था ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं। और ये स्कीम जो है, सॉरी राज जी इसको रख दीजिए, साइलेंट कर दीजिएगा। तो 1970-71 में, ठीक है, आपका ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट किया गया था ये स्कीम। और ये स्कीम के तहत पूरी मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए योजना पूरे कंट्री में लागू किया गया था। और इस योजना को जो लागू किया गया था, तो इसीलिए कई बार हम पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है। तो हम लिखेंगे, ठीक है, इट इज आल्सो रिलेटेड विथ ऑपरेशन फ्लड, इट इज आल्सो रिलेटेड विथ ऑपरेशन फ्लड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये एसएससी में 203 बार क्वेश्चन आ चुका है कि ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है। दिल्ली पुलिस हो, एसएससी हो, सीएचएसएल का जो भी एग्जाम हो, ठीक है, इसमें कई बार पूछ चुका है कि ऑपरेशन फ्लड किस रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। तो सीधे हम बात करेंगे व्हाइट रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड, क्योंकि ये देखिए ऑपरेशन फ्लड भी क्या था, एक स्कीम था ना कि दूध के उत्पादन को बढ़ाओ। तो ये भी तो मिल्क से रिलेटेड है, इसीलिए हम ऑपरेशन फ्लड को व्हाइट रेवोल्यूशन से हम रिलेट करके अभी हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आपसे एग्जाम पूछता है कि ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, किस रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, तो व्हाइट रेवोल्यूशन से। अब देखिए 1970-71 में आखिर इसने व्हाइट रेवोल्यूशन को इतना, जैसे ऑपरेशन फ्लड चलाया किसने है, तो एक प्रोफेसर थे, उनका नाम था प्रोफेसर वर्गीज कुरियन। प्रोफेसर वर्गीज कुरियन, इनका नाम आपने सुना होगा। देखिए प्रोफेसर वर्गीज कुरियन ये साउथ के रहने वाले थे।
इन्होंने क्या किया, डेयरी टेक्नोलॉजी जो होता है ना, जैसे आप बीटेक करते हैं, किससे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से आपका इंजीनियरिंग हुआ, मैकेनिकल से हुआ, सिविल से हुआ, उसी तरह से जो इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई होती है वो डेयरी टेक्नोलॉजी से भी होता है। तो डेयरी टेक्नोलॉजी से इसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद ये गुजरात गए, और गुजरात में एक छोटी मोटी एक सोसाइटी के तहत, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत एक अमूल डेयरी का स्थापना किया। किसने? वर्गीज कुरियन ने। और वो अमूल डेयरी इतना धीरे धीरे पॉपुलर हो गया कि आज आपके हर घर में अमूल का बटर आता है, अमूल का दूध आता है। इस किसका देन है? प्रोफेसर वर्गीज कुरियन का। इन्होंने क्या किया था? ही स्टार्टेड द बिगेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, दैट इज अमूल डेयरी एट आनंद इन गुजरात। वर्गीज कुरियन ने क्या किया? ही स्टार्टेड द बिगेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी दैट इज अमूल डेयरी एट आनंद इन गुजरात। अमूल मीन्स होता है, ए स्टैंड फॉर आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है। अमूल का स्थापना इन्होंने ही किया, वर्गीज कुरियन। और इन्होंने ही ऑपरेशन फ्लड चलाया था 1970-71 में भारत में। इसीलिए अगर कोई पूछता है कि श्वेत क्रांति के फादर किसको बोलेंगे, तो हम सीधे बोलेंगे वर्गीज कुरियन को। तो लिख लीजिए, फादर ऑफ, ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति का जनक किसको बोलते हैं? तो हम प्रोफेसर वर्गीज कुरियन का। बहुत बार पेपर में आ चुका है ये। कई बार आपसे ये भी पूछ सकता है कि फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड किसका नाम लेंगे? तो फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड में भी आपका किसका नाम जाएगा? वर्गीज कुरियन का। तो स्टूडेंट, पहले हम एक बार यहाँ पर रिपीट करते हैं, आपको डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या आता है। पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाइट रेवोल्यूशन में किसका स्टडी करते हैं? तो हम बोलेंगे व्हाइट रेवोल्यूशन में मिल्क प्रोडक्शन या डेयरी प्रोडक्ट का स्टडी करते हैं। पहला क्वेश्चन यहां से बनता है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि ऑपरेशन फ्लड किस रेवोल्यूशन से रिलेटेड है? तो बोल देंगे हम लोग व्हाइट रेवोल्यूशन से। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है। थर्ड क्वेश्चन बनता है कि व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर कौन है? तो हम बोलेंगे वर्गीज कुरियन, ठीक है, वर्गीज कुरियन। अमूल के फाउंडर भी है ये। अमूल जो है, अमूल कहाँ है? अमूल का प्लांट कहाँ लगा हुआ है? आप अगर गुजरात में जाएंगे ना, आनंद एक बहुत फेमस जगह है वहां पे, तो वहां अमूल का बहुत बड़ी प्लांट लगी हुई है। तो यही सब क्वेश्चन आपके पेपर में जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो व्हाइट रेवोल्यूशन और आपने देख लिया, और ग्रीन रेवोल्यूशन, दो आपने सीखा। यही दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जो रेवोल्यूशन आपको हम बताएंगे वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं कि जितना ये है। क्योंकि इनमें जो है ना, इनके फादर भी पूछ देते हैं, ये कब स्टार्ट हुआ ये भी पूछ देते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारा चीज क्वेश्चन आपको बन सकता है। बाकी जो रेवोल्यूशन हम आपको बताएंगे उनके फादर नहीं पढ़ना आपको। हमने अभी क्या बताया था? तैयारी का मतलब क्या होता है? क्या नहीं पढ़ना है। अब क्या नहीं पढ़ना, अगर हम सबके फादर पढ़ लिए तो बुक में भी है, फिर आप टॉपर सब में क्यों आए? टॉपर सब में इसलिए आए कि वहां एक्सपीरियंस फैकल्टी है, वो बताएंगे कम पढ़ने के बाद अच्छा रिजल्ट आए, ठीक है। तो इसीलिए हम सबके फादर्स नहीं पढ़ेंगे, हम जो जो जहां पे इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे। कि फर्स्ट का फादर पढ़ लिए, इनके भी फादर पढ़ लिए, इसके बाद जो मैं बताऊंगा उसके फादर एग्जाम आता ही नहीं है, तो पढ़ के क्या फायदा, ठीक है। तो क्या क्या आता है उसका, कौन सी रेवोल्यूशन दिया रहेगा, वो रेवोल्यूशन का नेम दिया रहेगा, और उनमें किस किस का स्टडी करते हैं, या वो प्रोडक्ट का नाम दिया रहेगा और उनका स्टडी हम किस रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। तो ऐसे क्वेश्चंस जनरली आते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट वाले। थर्ड बात करते हैं हम लोग सिल्वर रेवोल्यूशन। इसको हिंदी में अगर बात करते हैं तो इसको बोलते हैं रजत क्रांति। सिल्वर रेवोल्यूशन का मतलब रजत क्रांति। देखो स्टूडेंट, एक चीज आपने सुना होगा, बचपन में हम लोग कहानी सुनते थे कि संडे हो या मंडे हर रोज खाओ अंडे, लेकिन चांदी के चम्मच से कभी अंडा मत खाना। ये आपने सुना है? अगर चांदी के चम्मच से जिस दिन अंडा खा लिए ना, एक दिन सीधे ऊपर का टिकट कटेगा। कैसे? देखिए होता क्या है, अंडा जब आप चांदी के चम्मच से खाओगे
तो चांदी सिल्वर के साथ अंडे का रिएक्शन होता है केमिकल, और वो पॉइजन बन जाता है और वो आपके पेट में जाएगा तो जहर बनेगा, वो मरना ही है। इसीलिए संडे हो या मंडे या रोज खाओ अंडे, लेकिन चांदी के चम्मच से अंडा मत खाना। इसका मतलब क्या हुआ कि चांदी के चम्मच से, यानी चांदी सिल्वर हुआ, चांदी के चम्मच से क्या नहीं खाना, अंडा नहीं खाना है। यानी इसका रिलेशन किससे हुआ, एग्स से। यानी सिल्वर रेवोल्यूशन में हम अंडे का स्टडी करते हैं, यही पूछता है आपके एग्जाम में, इसके फादर नहीं पूछेंगे। सिल्वर रेवोल्यूशन में अंडे का स्टडी करते हैं, या आपका यहां पे पोल्ट्री आ जाएगा, पोल्ट्री, पोल्ट्री फर्म, जहां पे मुर्गा मुर्गी का पालन होता है ना, उसको बोलते हैं पोल्ट्री फर्म। ठीक है, हमारे देश में मुर्गा मुर्गी का पालन करोगे ना, तो एक मुर्गा मुर्गी अगर पालन करोगे तो अगर मान लिया जाए 400-500 अंडे देती है, तो अमेरिका में सीधे इसका डबल है। क्यों? वहां पे प्रोडक्शन ज्यादा है, वहां हाइब्रिड चीज सब खिलाया जाता है। उसी तरह से यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपसे इतना ही पूछता है कि सिल्वर रेवोल्यूशन में किसका स्टडी करते हैं। आपको याद रखनी है कि सिल्वर, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, अंडे खाना है, लेकिन किससे नहीं खाना है, चांदी के चम्मच से। तो चांदी से रिलेशन हो गया अंडा का, यानी सिल्वर रेवोल्यूशन में अंडे का स्टडी है। चांदी के चम्मच से अंडा नहीं खाना है, तो अंडा का रिलेशन हो गया चांदी से। बस इतना ही याद रखना है। इसको हिंदी में बोलते हैं रजत क्रांति। और ये कई बार अब देखिए, कई बार, एक बार क्या हुआ था, मैं पढ़ा रहा था क्लास में, तो क्लास में हम पढ़ा रहे थे, मैं एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ। तो ये मैंने ये पढ़ाया था, सिल्वर रेवोल्यूशन में अंडे का स्टडी करते हैं। ठीक है, मैंने लिखा दिया और इनके नीचे लिख दिया था मेरे, क्योंकि पढ़ना तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोई स्टूडेंट ने पूछा कि इनके सर फादर भी बता ही दीजिए, तो मैंने बता दिया, इनके फादर इंदिरा गांधी। वो स्टूडेंट कॉपी लेके गया, अपने पापा को दिखाया, बोला कि देखिए ना सब पापा जी, कि ये सिल्वर रेवोल्यूशन में इंदिरा गांधी फादर है, बताइए इंदिरा गांधी फादर कैसे हो सकता है। वो कॉपी लेकर आ गए सेंटर पे, और हमसे ये बात कर रहे हैं कि आपको ये कौन पढ़ाते हैं जो फादर, बताइए इंदिरा गांधी तो लेडीज है, फीमेल है, उसको फादर कैसे बोल सकते हैं। तो देखिए यहां फादर का मतलब होता है, फादर का मतलब पिता नहीं होता है, फादर का मतलब होता है फाउंडर, जनक। तो इसीलिए कई बार आपसे अगर कोई पूछता है कि सिल्वर रेवोल्यूशन में किसका स्टडी करते हैं, तो आप जो है एक्स का करते हैं, और इनके फादर कौन है, इंदिरा गांधी है। तो गलत नहीं है, फादर ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन अगर आपसे पूछता है, फादर ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन, तो आप बोलेंगे हम इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। तो देखिए इसमें गलत नहीं है, यहां पे इंदिरा गांधी, अब आपको दिमाग में होगा कि यहाँ पे फीमेल नहीं होना चाहिए, जबकि यह फादर लिख रहे हैं, ये गलत नहीं है। यहाँ फादर का मतलब होता है पिता, फाउंडर, जनक, इसीलिए गलत नहीं है इसको। लेकिन आपको ये पढ़ना नहीं है, इसको आप दूर रखिए, इसको कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैं बता दिया हूं। तो संडे हो मंडे, रोज खाओ अंडे। नेक्स्ट आपको याद रखनी है। अब ये बताइए, जब लड़के शादी करने जाते हैं तो कौन सी कलर का जूता पहनता है, सभी बताइए। तो जब लड़के जब जाते हैं ना शादी करने के लिए, तो जनरली देखिएगा ब्राउन कलर का वो जूता पहनेगा। तो ब्राउन कलर का जूता पहनता है, और किसका पहनता है वो जनरली लेदर का होता है। तो जब भी शादी करने जाइए तो कौन सा कलर का जूता पहनिए, ब्राउन कलर का जूता पहनिए, और लेदर का पहनिए। यानी ब्राउन रेवोल्यूशन में लेदर का स्टडी करते हैं, याद ध्यान रखिएगा। ब्राउन रेवोल्यूशन में किसका स्टडी करेंगे, लेदर का स्टडी करेंगे। देखिए अभी तो आपको 2-4 है तो याद हो जाएगा, लेकिन इतनी सारी मैं बता दूंगा ना, फिर कंफ्यूज कर जाएंगे। तो ये ट्रिक, ये जो शॉर्टकट मेथड्स बता रहे हैं कि शादी करने जाना है तो कौन सा कलर का जूता लेना है, ब्राउन कलर का लेना है, और किसका लेना है, लेदर का। तो ऐसे रेवोल्यूशन को बोलते हैं ब्राउन रेवोल्यूशन। ब्राउन रेवोल्यूशन में किसका स्टडी करना है, लेदर का, मतलब चमड़े का स्टडी करते हैं। अब आपके दिमाग में सर इनका भी फादर बता ही दीजिए, तो क्या पढ़ के क्या फायदा, जब यहाँ टॉपर सब में क्यों आया। अब सबके फादर जब हम बता ही देंगे तो किताब में भी है, पूछता ही नहीं है इनके फादर, फादर सिर्फ फर्स्ट वाला का पूछेगा और सेकंड वाले का, तो ग्रीन और व्हाइट रेवोल्यूशन। बाकी सबका सिर्फ इतना याद रखिए कि ब्राउन रेवोल्यूशन में किस का स्टडी करते हैं, तो आप बोलेंगे लेदर का, मतलब चमड़े का। उसी तरह पूछेगा सिल्वर रेवोल्यूशन में किसका स्टडी करते हैं, तो एग्स का, या पोल्ट्री फार्म, जो मुर्गा मुर्गी पालन करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5th नंबर का। अब ये बताइए, अगर चेहरा लाल करना है तो क्या खाइए। अगर चेहरा लाल करना है तो सिर्फ टमाटर खाइए। अगर चेहरा लाल करेंगे ना,
अगर आपको करना है तो रेगुलर बेसिस पर टमाटर खाइए तो चेहरा लाल हो जाएगा। यानी रेड रेवोल्यूशन में किसका स्टडी करेंगे? टमाटर का। यानी रेड रेवोल्यूशन में आपका टोमेटो टोमेटो टमाटर। आप बताओ इससे आसान क्या तरीका बता सकते हैं आपको? कई स्टूडेंट बोलते हैं ये तो सर शाकाहारी बताया ना, कुछ और बताइए। तो आप मीट भी खा सकते हैं, बकरे का मांस, ये दोनों से चेहरा लाल हो जाएगा। यानी रेड रेवोल्यूशन में टोमेटो या मीट दोनों का स्टडी करते हैं। बस इतना याद रखिए ना कि रेड चेहरा लाल करना है तो क्या खाइए? टमाटर। यानी रेड रेवोल्यूशन में टोमेटो का स्टडी करते हैं। भाई चांदी के चम्मच से क्या नहीं खाना है? अंडा नहीं खाना है। सिल्वर रेवोल्यूशन में अंडे का स्टडी होगा, चांदी से, चांदी का अंडे से रिलेशन। शादी करने जाना है, कौन सी कलर का जूता पहनना है? ब्राउन कलर का लेना है। और किसका लेना है? लेदर का। यानी ब्राउन रेवोल्यूशन में लेदर का स्टडी करते हैं। इस तब ट्रिक से ना आपको लॉन्ग टर्म आपके दिमाग में रहेगा, आपकी इवोक सेट में बैठ जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा सभी स्टूडेंट आप लोग ये बताइए कि लड़कियों का सबसे फेवरेट कलर कौन सा होता है? सबको पता है। बहुत स्टूडेंट बोलते हैं अच्छा पिंक है, तो चले पिंक बात करते हैं। लड़कियां जब जाती है ना पिंक सिटी घूमने, कहाँ है पिंक सिटी? जयपुर। तो लड़कियां सब जनरली देखिएगा पिंक सिटी जब घूमने जाती है जयपुर, ठीक है, तो होता क्या है कि लू लगने का बहुत डर होता है। अरे पिंक सिटी लोग मई जून में अगर जाओगे, लड़कियां सब मई वैसे भी तो फिजिकली वीक पड़ती है, और वो पिंक सिटी जाएगी मई जून में घूमने के लिए, तो ऑब्वियस है कि वीक पड़ जाती है वो, लू लगने का बहुत डर होता है। तो अगर आप पिंक सिटी जाते हैं घूमने के लिए, तो लू से बचने के लिए क्या खाना चाहिए पहले ये बताइए? तो लू से बचने के लिए आपको प्याज खाना पड़ता है। अगर आप प्याज खाते हैं उसके बाद कहीं निकलते हो, आपको लू नहीं लगेगा। तो पिंक सिटी जाइए तो क्या खा के जाइए? प्याज खा के जाइए, तो लू नहीं लगेगा। यानी पिंक रेवोल्यूशन में किसका स्टडी? पिंक रेवोल्यूशन में हम स्टडी करेंगे, ठीक है, किस चीज का? तो पिंक सिटी जाइए तो प्याज खा के जाइए, यानी ओनियन, प्याज। या अगर आप बहुत बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हम तो लहसुन प्याज खाते ही नहीं है, हम क्या खा कर जाएंगे बताइए? तो भाई जब लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो मेडिसिन ले लीजिए, यानी फार्मास्यूटिकल मेडिसिन ले लीजिए। अगर ये भी नहीं है तो आप मीन्स प्रॉन, प्रॉन क्या होता है? प्रॉन होता है एक तरह का झींगा मछली। आप तीनों का स्टडी करेंगे किसमें? पिंक रेवोल्यूशन में। तो आपने 6 अभी रेवोल्यूशन पढ़ा, पिंक रेवोल्यूशन में ओनियन, फार्मास्यूटिकल या प्रॉन झींगा मछली 3 आते हैं। रेड रेवोल्यूशन में टोमेटो या मीट, या ब्राउन रेवोल्यूशन में लेदर का स्टडी। ये सब आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो 6 आपको याद हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अभी मैं पूछूंगा आप लोगों से, नेक्स्ट, सरसों का कलर कैसा होता है? पीला होता है ना, और सरसों से ही तो तेल निकलता है। यानी अगर हम बात करें येलो, सरसों का कलर येलो होता है, यानी येलो रेवोल्यूशन, यानी उससे क्या निकलेगी? तेल निकलेगी। हम लोग ऑयल यानी तेल के बारे में स्टडी करते हैं। और ये तेल कौन सा होता है? जो खाने वाला तेल, मतलब मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। आप बोलिए मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल बोलिए, या आप सोयाबीन ऑयल बोलिए, ठीक है। यानी खाने वाला तेल याद रख लो। कोई पूछता है येलो रिवोल्यूशन में किसका स्टडी करते हैं, तो आप बोलेंगे तेल का, जो खाने वाला तेल है, मस्टर्ड ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, ठीक है, ये सब है, ठीक है। तो ये आता है येलो रेवोल्यूशन में। तेल और है, कई सारा तेल है, देखिए आप केरोसिन ऑयल देखा होगा, डीजल, पेट्रोल, ये सब देखा होगा आपने, वो भी तो तेल ही है। तो उनका कलर अगर आप बाहर से देखेंगे ना तो आपको ब्लैक कलर का दिखेगी, और जब ब्लैक कलर का दिखेगा तो ऐसे तेल को बोलते हैं ब्लैक रेवोल्यूशन, ठीक। इसको ये आता है ब्लैक रेवोल्यूशन का अंदर। ब्लैक रेवोल्यूशन मतलब ये भी तेल है, लेकिन ये कौन सा तेल है? ये आपका क्रूड ऑयल, कच्चा तेल है, पेट्रोलियम, ये सब भी तेल है। ब्लैक रेवोल्यूशन के अंदर जो है ये भी तेल आता है। तो दोनों याद रखेंगे, ये भी है, ये येलो। आपको देखिए ये पता चल जाना चाहिए कि ये सरसों का कलर कैसा होता है? येलो होता है, और उससे तेल निकलती है। तो खाने वाला तेल तो इससे रिलेटेड हो जाएगा। और मिट्टी का तेल देखना कभी भी आप, अगर आपको नहीं दिखाई दे कहीं जाकर देखिएगा, मिट्टी का तेल अगर कहीं रखा हुआ ना बर्तन में, और आप बाहर से देखोगे तो आपको ब्लैक कलर का दिखेगा। तो इससे पता चल गया कि ब्लैक रेवोल्यूशन में ये भी तेल है, लेकिन ये क्रूड ऑयल, कच्चा तेल है, पेट्रोल है, ये सब है।
ठीक है। तो इसका अब देखिए कितनी सारी है, 8 तक तो पहुंच चुके हैं। अब बताइए अब एग्जाम हॉल में आप जाएंगे, सारे याद रखना आसान तो है नहीं, इसलिए ट्रिक से याद रखिएगा ताकि आपको काफी हेल्प मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, गोल्डन रेवोल्यूशन का नाम सुना होगा। गोल्डन, सुनहरी क्रांति इसको बोलते हैं, गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन रेवोल्यूशन में किस चीज का स्टडी करते हैं? इसमें हम स्टडी करते हैं जैसे हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी बोलते हैं हम लोग, बागवानी, या आप हनी प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। शहद, मधुमक्खी पालन होता है ना, शहद, जिससे शहद का हनी का प्रोडक्शन करते हैं। या बागवानी का मतलब आप आमतौर पर समझो ना, बागवानी का मतलब ये होता है कि आप देखा होगा आपने, लोग साग सब्जी का खेती करता है, फल फूल लगाता है। यमुना नदी के किनारे जाइए ना, आपको वहाँ पर काफी मिलेंगे, वहाँ पर कोई फल फूल का खेती करता है, कोई साग सब्जी लगाता है। तो ये सब आते हैं हॉर्टिकल्चर के अंदर, बागवानी बोलते हैं इसको। तो हम जो है गोल्डन रेवोल्यूशन में हॉर्टिकल्चर, बागवानी या हनी प्रोडक्शन, शहद। अब देखिए फूल में ही, फ्लावर में ही मधुमक्खी लगता है, इसीलिए वहीं से फ्लावर से ही रिलेटेड है मधुमक्खी का, इसीलिए हम लोग हनी प्रोडक्शन भी इसी के अंदर आ जाता है, गोल्डन रेवोल्यूशन के अंदर। ठीक है। तो ये आपका 9 नंबर हो गया। 10th नंबर में देखते हैं, एक होता है गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। गोल्डन फाइबर में हम लोग जूट का खेती करते हैं। जूट से जानते हो क्या होता है? पटसन बोलते हैं, जिससे हम रस्सी बनाते हैं। भाई भारत में किसी को फांसी देना है, सपोज कीजिए, तो रस्सी चाहिए ना। अब वो फांसी का रस्सी कहां से आएगा, पहले ही बताओ आप लोग। ये फांसी का रस्सी, भारत में कहीं भी फांसी दिया जाएगा तो रस्सी आएगा बिहार से बन के, और वो कहां से? बक्सर जेल से। बक्सर, आरा बक्सर का नाम आपने सुना होगा, वहीं से बक्सर जेल में वहां पर कैदी लोग रस्सी बनाता है। ठीक है। और वहां से सारे जगह रस्सी जाता है जहां भी कहीं फांसी दिया जाएगा। तो रस्सी जो बनाया जाएगा तो वो जूट से ही बनता है रस्सी। ऐसे जूट का उत्पादन पूरे भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? तो अगर ये बात आए दिमाग में तो आप बोल दीजिएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है। ठीक है। तो जूट से हम लोग रस्सी बनाते हैं, जो गाय को, भैंस को गांव में लोग बांधने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो वो जूट का उत्पादन होता है। तो जूट का खेती, देखिए यहाँ पे गोल्डन रेवोल्यूशन है, यहाँ पे गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन है, इसलिए जूट हो गया। फाइबर का मतलब क्या होता है? धागा, इसलिए ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर यहाँ पे काम हो जाएगी खराब। नेक्स्ट हम बात करते हैं 11 नंबर में। 11 में हम बात करते हैं सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन में किसका स्टडी करते हैं? सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन में हम लोग कॉटन का स्टडी करते हैं। कॉटन, कॉटन का स्टडी करेंगे किसके अंदर? सिल्वर फाइबर के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आप देखिए अभी जितना भी हमने बताया है, पहले अपने दिमाग में सेट कीजिए कि कौन सा रेवोल्यूशन के अंदर क्या आता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिल्वर रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, गोल्डन फाइबर, ब्लैक, येलो। ठीक है। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट मैं ऊपर लिख देता हूं। नेक्स्ट लिखेंगे ग्रे, ग्रे रेवोल्यूशन। ये किसके अंडर आता है? ग्रे रेवोल्यूशन जो है इसके आता है, देखो आपने कभी देखा होगा डीएपी, यूरिया वगैरह खेत में लोग डालते हैं ना, तो डीएपी का जनरली कलर देखना मिट्टी की तरह दिखेगा, जो कि ग्रे कलर का होता है। दैट मीन्स फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर, उर्वरक बोलते हैं आप, उर्वरक बोल दीजिए। ग्रे रेवोल्यूशन के अंदर आता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लू, ब्लू रेवोल्यूशन। देखिए अर्थ को जो बोला जाता है ना, ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। आपको पता है क्यों? इसीलिए कि अगर हम अर्थ के बाहर से देखते हैं ना, अर्थ को ऊपर से जब देखेंगे तो हमारे अर्थ पे 3 साइड तो पानी ही है। एक ही पार्ट में, 4 पार्ट की बात करें, 3 पार्ट में तो पानी है, एक पार्ट में जो है सो सिर्फ अर्थ दिखाई देता है। तो ज्यादा मेजर जो है ना वाटर का दिख रहा है, जिसके कारण वो ब्लू कलर का हो जाता है। और बताइए, यानी ब्लू यानी पानी का कलर ब्लू, अगर हम बात करें तो पानी में क्या होता है? मछली। यानी ब्लू रेवोल्यूशन में हम फिश प्रोडक्शन का स्टडी करते हैं। फिश प्रोडक्शन, मछली उत्पादन।
ठीक है, मछली का मत्स्य उत्पादन यानी नीली क्रांति, तो ये सब आपके इसके अंदर आता है। तो देखिए अभी जो है ये इंपॉर्टेंट रहा, ठीक है, कि आप जितना रेवोल्यूशन हमने आपको बताया है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इतना ही आपकी जनरली एग्जाम आता है। अगर इसके अलावे अगर आपको जो भी पढ़ना है वो अननेसेसरी है, काफी ज्यादा है, ठीक है। कितना देर हुआ? हो गया? तो स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं कि आपका जो ये रेवोल्यूशन है, जैसे फिश प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर है, सारे रेवोल्यूशन आप याद रखेंगे। आजकल जो है ना काफी, अभी देखिए एग्रीकल्चर का बिल पास हो रहा है, कई सारा टर्म वगैरह यूज हो जाता है और उनके एब्रीविएशन आपको पूछ दिए जाते हैं। जैसे कई बार पूछता है एमएसपी क्या होता है, ठीक है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि एमएसपी क्या होता है, तो देखो एक ऐसा प्राइस गवर्नमेंट क्या करता है, एक मिनिमम रेट रखता है, ठीक है, और उस रेट पे आपसे कोई चीज प्रोडक्ट खरीद लेगा। जैसे सपोज कीजिए कि जैसे आपने गेहूं 1 क्विंटल उपजाया, ठीक, उपज हुई आपका, उसमें 1000 रुपीज लगा। अब अगर मार्केट में बेचने जाएंगे ना, तो मार्केट में अगर आपका, तो सरकार क्या कर, मार्केट में अगर कितना भी प्राइस हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, तो गवर्नमेंट आपकी नुकसान ना हो, ठीक है, उसके लिए क्या करता है, सपोज करो कि 1200 रुपया रख दिया एमएसपी, तो 1200 रुपया में आपको खरीद लेगा, ठीक है, तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। जैसे सपोज कीजिए 1000 आपका लागत है, अगर आप मार्केट में बेचने जाते हैं 1000 का, तो मार्केट में अगर 1600 में बिक रहा है पर क्विंटल, तो मार्केट में बेच लो। अगर मार्केट में 1100 रुपये ही क्विंटल है, तो भाई आपको बहुत घाटा लग रहा है, तो सरकार कह रहा है कि हम 1200 रुपये क्विंटल पे ले लेंगे, तो आप सरकार के पास जाकर के बेच दो, ठीक है। तो यही है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। आपको गवर्नमेंट जो है एमएसपी रखता है, हर प्रोडक्ट का अपना अलग, हर जो है ना कमोडिटी, हर जितने भी गेहूं है, चावल है, सबका एमएसपी रेट अलग से गवर्नमेंट डिसाइड करता है। एमएसपी एक ऐसा होता है जिससे लोग आत्महत्या ना करे, ठीक है, ज्यादा नुकसान ना हो किसान को, तो इसी सब को लेकर के ये कई बार आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद कई बार, एक बार टर्म मैंने देखा है कि एग्जाम में पूछ देता है, जैसे कपाट क्या होता है, ठीक है, कपाट क्या होता है, उसके बाद नेफेड क्या होता है, नेफेड, NAFED, ठीक है, उसके बाद ट्रापेड, ठीक है, ये सब इस तरह से, इतना याद रखिए। देखिए कपाट क्या होता है कि ये जो है ना एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है सो आपके टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देता है, ये कपाट के थ्रू। नेफेड क्या होता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को जो है मार्केटिंग करते हैं, सीड से नई नई बीज आती है, हाइब्रिड वगैरह, तो उसको जो है मार्केटिंग करता है, और वो किसका काम है, नेफेड का है, ठीक है, नेफेड का हेडक्वार्टर दिल्ली है। तो ये सब सारे चीज जो है ना पहला चैप्टर का था, और आप इसी पर आपका फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है। इतने रेवोल्यूशन आप पढ़ेंगे, हमें उम्मीद है कि अच्छे मार्क्स आएंगे आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे बैंकिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है स्टूडेंट। तो थैंक यू आज के लिए। हम हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक, चैप्टर नंबर 2, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था मेजर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, प्रसिद्ध कृषि क्रांति, और एक टॉपिक हमारा एक जो है कंप्लीट हुआ है, यूनिट 1। अब यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2, बैंकिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का बैंकिंग इतिहास, भारत का बैंकिंग इतिहास अब हम लोग ये पढ़ेंगे।
ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमिक्स का एक तरह का देखा जाए तो कोर है, पेपर है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, पैसे का लेखा जोखा के बारे में पढ़ते हैं। और पैसे कहाँ जाता है, बैंक में, बैंक के थ्रू पैसे का ट्रांजेक्शन होता है। तो बैंक को तो स्टडी अच्छे से करनी ही पड़ेगी, क्योंकि पैसा, बैंक का अगर अच्छी नॉलेज नहीं होगी तो हमारा पैसा सेफ नहीं होगा। ठीक है, तो बैंकिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया हम बात करते हैं कि भारत की बैंकिंग इतिहास कैसा रहा। तो देखिए, पहले क्या होता था कि हमारे देश में बैंक नहीं हुआ करता था। जब हमारे कंट्री में बैंक नहीं होता था तो हम कोई भी चीज को कैसे खरीदते बेचते थे, तो पहले चलता था बार्टर सिस्टम। क्या चलता था, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब, बार्टर सिस्टम को बोलते हैं हम लोग एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी। एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी, वस्तुओं का आदान प्रदान। वस्तुओं का आदान प्रदान। पहले ऐसे ही चलता था बार्टर सिस्टम में, वस्तुओं का क्या चलता था, आदान प्रदान चलता था। एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी का मतलब यही होता है। जैसे आजकल के भी ग्रामीण एरिया में आप जाइए तो आपको देखने को मिलेगा आइसक्रीम बेचने वाला आता है। अगर आइसक्रीम बेचना है, अगर उसको बेचता है, तो गांव में क्या होता है, जनरली लोगों के पास पैसा उतना होता नहीं है। तो क्या करते हैं, अनाज की तो कमी होती नहीं है, अनाज भरपूर होता है, 1 केजी गेहूं दे दिया, चावल दे दिया, और उसके जगह पे आइसक्रीम खा लिया। तो देखो, यहाँ पैसे की जरूरत यूज नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, गेहूं चावल दिया और उसके जगह आइसक्रीम दिया। तो एक कमोडिटी दिया और दूसरा कमोडिटी दिया। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं बार्टर सिस्टम, वस्तुओं का आदान प्रदान। जैसे आइसक्रीम रिप्लेस हुआ, आइसक्रीम के बदले क्या दिया आपने, गेहूं दिया, गेहूं वो ले लिया, आइसक्रीम आपको दे दिया। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं बार्टर सिस्टम। और हमारे कंट्री में ऐसे ही चलता था पहले, मीन्स एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी, यानी वस्तुओं का आदान प्रदान। जब अंग्रेज आया अपने कंट्री में, तब जरूरत पड़ गया किस चीज का, बैंक का। तो इस बातों को आप लिख लीजिए, ठीक है, और मैं लिख भी दे रहा हूं। बार्टर सिस्टम के बाद क्या हुआ, मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए, लिखिएगा। इंडिया वाज द कंट्री, इंडिया वाज द कंट्री, यहां लिखिए ऐसे, इंडिया वाज द कंट्री, इंडिया वाज द कंट्री वेयर 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 देयर इज नो बैंक्स, नो बैंक्स। इंडिया वाज द कंट्री वेयर देयर, ठीक है, देयर वाज लिखिएगा, देयर वाज नो बैंक्स। आफ्टर द advent of Britishes, the need of bank, the need of bank arises, the need of bank arises। क्या हमने लिखा, इंडिया वाज द कंट्री वेयर देयर वाज नो बैंक्स, आफ्टर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स द नीड ऑफ बैंक अराइजेज। भारत एक हमारा ऐसा देश था जहां पे कोई भी बैंक नहीं था, ठीक है। तो जब बैंक कोई भी देगा, देयर वाज नो बैंक्स, ठीक है। क्या था उस समय, द बार्टर सिस्टम वाज प्रिविलेज, यानी बार्टर सिस्टम को बढ़ावा देता था। आफ्टर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स द नीड ऑफ बैंक अराइजेज, जब अंग्रेज आया तो किसी की जरूरत पड़ा, बैंक की जरूरत पड़ा। तो जब अंग्रेज ने बैंक की जरूरत पड़ा तो अंग्रेज ने क्या किया, इंग्लैंड की एक कंपनी अलेक्जेंडर की सहयोग से हमारे देश में सबसे पहला बैंक खोला गया। उस बैंक का नाम रखा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ अलेक्जेंडर एंड कंपनी, अलेक्जेंडर एंड कंपनी के सहयोग से
तो हमने क्या लिखा कि विद द हेल्प ऑफ अलेक्जेंडर एंड कंपनी, ठीक है, टू एस्टेब्लिश बैंक ऑफ हिंदुस्तान। देखिए अभी मैंने देखा है प्रशांत जी है, प्रशांत जी आपने सही लिखा है कि इन दिस सिस्टम बोथ द पार्टी हैव, ठीक है, एग्री टू शेयर द एक्सचेंज ऑफ अदर कमोडिटी। बहुत अच्छा, राइट आंसर, बहुत अच्छा है कि बोथ द पार्टी एक कमोडिटी को शेयर करता है, इसी को हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। बहुत अच्छा, और आप लोग और भी स्टूडेंट इस तरह से अगर रिप्लाई देंगे, अगर इस तरह से आप बताते तो हमारा मोटिवेशन लेवल और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा दिया है आपने कम आंसर उसका। ठीक है, तो इसी को हम लोग बार्टर सिस्टम बोलते हैं। अब हम क्या करते हैं प्रशांत जी, आप आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए जब बार्टर सिस्टम कंप्लीट हुआ ना, बार्टर सिस्टम के बाद क्या हुआ, जब बैंक आ गए ना हमारे देश में, तो बैंक कैसे स्टेब्लिश हुआ। अंग्रेज, इंग्लैंड की एक बहुत बड़ी कंपनी थी अलेक्जेंडर एंड कंपनी, इन्हीं के सहयोग से हमारे देश में सबसे पहली बार बैंक स्टेब्लिश हुआ। उस बैंक का नाम रखा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो टू स्टेब्लिश द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, टू स्टेब्लिश द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये किसके सहयोग से, तो अलेक्जेंडर एंड कंपनी के सहयोग से, इन्हीं के सहयोग से हमारे देश में बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्टार्ट किया गया। इन द ईयर 1770 एट कोलकाता, कोलकाता में सबसे पहली बार बैंक स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो कोई पूछता है कि हमारे देश का सबसे पहला बैंक कौन है, तो आप बोलिएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और किसके सहयोग से बनाया गया, तो अलेक्जेंडर एंड कंपनी के सहयोग से। ये बैंक कब स्टेब्लिश हुई, तो 1770 में। इस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ होता था, कोलकाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हमारा देश में बार्टर सिस्टम पहले था, बार्टर सिस्टम के बाद आया भारत में बैंक, और बैंक पहला बैंक यही स्टार्ट किया गया। ठीक है, लेकिन ये बैंक कुछ दिन तक चलने के बाद, कुछ दिन के बाद ये बैंक क्या हुआ आपका, बंद हो गया। ठीक है, ये बैंक कुछ दिन के बाद बंद हो गया। जब बंद हो गया तो फिर जो है इसके बाद की कहानी मैं फिर से बता रहा हूं आपको। स्टूडेंट, आप लोगों को पता है कि हमारे देश को अंग्रेजों ने लूटा या मुसलमानों ने लूटा, पहले ये बताओ। ठीक है, ये पता आपको, नहीं पता हो तो मैं बताता हूं। देखिए, हमारे देश को अंग्रेज ने लूटा, मुसलमान ने नहीं लूटा। मुसलमान तो आया इंडिया में बसने के लिए, यहां बसा, अपने धर्म को प्रचार प्रसार किया। तो अंग्रेज जो है ना इंडिया को लूटा है, मुसलमान लूटा नहीं है। मुसलमान आके यहाँ बसा है इंडिया में, और वो बसा और काफी लंबी समय तक उनका कार्यकाल रहा। इसीलिए पूरे इतिहास में हम हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो मुसलमान के बारे में ही स्टडी करते हैं। इसी का कारण है, इसका कारण ये है कि लंबी समय तक मुसलमान रहे, वह प्रचार प्रसार किया, यहाँ काफी लंबी समय दिया योगदान। इसके कारण पूरी इस हिस्ट्री में जो है औरंगजेब है, शाहजहां है, ठीक है, कई सारा चीज आपने हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो जनरली आप मुसलमान के ही बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं किया, अंग्रेज आया इंडिया को लूटने के लिए, समझ लो। तो जब अंग्रेज आया हमारे देश में, आता था पहले तो कैसे आता था, अंग्रेज आता था समुद्री मार्ग से। हमारे देश में जानते ही है इंडिया के तीनों साइड पानी ही है। पूरब से साइड से, ईस्ट की डायरेक्शन से, पूरब साइड से जब अंग्रेज आया तो वो शिप से आता था, और पूरब साइड से आया और बंगाल की खाड़ी है, वहीं पे किनारे में जो है अपना शिप लगा दिया और इंडिया आ गया, और उसी किनारे वह बस गया। और बसने के बाद धीरे 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 अपने एरिया को इतना पॉपुलर कर लिया, उस एरिया को डेवलप कर लिया, और जिसका नाम है आज कोलकाता। कोलकाता जो महानगर है ऐसे नहीं बना है, इसी का कैसे ही बनाया है। अंग्रेज आया, उसी किनारे बस गया, वहां पे शहर बसा लिया, धीरे धीरे वो एरिया डेवलप हो गया, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता था उनको, बाहर से आवाजाही, तो वहां पे कोलकाता बन गया। उसी तरह से अंग्रेज जब वेस्ट साइड से यानी पश्चिम साइड से जो आता था अंग्रेज, तो उसके किनारे शिप लगा दिया, उस एरिया में आकर बस गया, अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे वो एरिया डेवलप हो गया, और जिसका नाम है मुंबई। आज मुंबई उसी तरह से महानगर बना हुआ है। उसी तरह से हिंद महासागर जो है आपके साउथ साइड से आया, तो उधर से जो है सब किनारे में बस गया, और वो एरिया धीरे धीरे डेवलप हो गया, और जिसका नाम आज चेन्नई है, जिसको पहले मद्रास के नाम से जानते थे। तो अंग्रेज ने क्या किया, जो समुद्री किनारे किनारे से जो आया ना, वो सब एरिया इसीलिए डेवलप हो गया। पूरब से आपको कोलकाता देखिए, उधर भी महानगर है,
पश्चिम आपका आपका हो गया मुंबई, वहाँ भी महानगर, उसका चेन्नई भी महानगर, ठीक है। तो इस तरह से वो एरिया डेवलप हो गया और वो अपना अंग्रेज ने खुद का शहर बसा लिया और उस शहर को अंग्रेज बोलता था ये मेरा जो शहर है वो प्रेसिडेंसी शहर है। कौन सा शहर बोलता था? प्रेसिडेंसी शहर है। मतलब जैसे वो प्रेसिडेंसी का अगर आमतौर की बात में भी समझो ना, अगर घर में कोई बेटा बहुत अच्छा होता है तो मम्मी क्या बोलती है, मेरा ये सोना बेटा है, मेरा हीरा बेटा है। ऐसे ही अंग्रेज बोल दिया कि ये मेरा शहर जो है ना प्रेसिडेंसी शहर है, शहर का नाम रखा उसने। कुछ दिन के बाद जब ये शहर काफी डेवलप हो गया तो अंग्रेज को फिर से जरूरत पड़ गया बैंक का। तो अंग्रेज ने क्या किया, उसी अपने अपने शहर में, जैसे बंगाल था तो वहां पे जो है एक शहर बसाया था, तो वहां पे बैंक खोला, तो उसका नाम रखा बैंक ऑफ बंगाल। बॉम्बे था तो बॉम्बे का वहां पे फिर इस अंग्रेज ने बैंक खोला, तो बैंक ऑफ बंगाल। फिर मद्रास नाम था, आज चेन्नई नाम है ना, पहले उसका मद्रास नाम था, तो वहां पर काम बैंक खोला, बैंक ऑफ मद्रास। यानी अपने तीनों प्रेसिडेंसी शहर में अंग्रेज ने अपने अपने शहर में फिर से बैंक स्टार्ट किया। क्योंकि बैंक ऑफ हिंदुस्तान पहले एक था, वो बैंक बंद हो गया, उसके बाद दोबारा प्रेसिडेंसी शहर में 3 प्रेसिडेंसी बैंक खोले गए और उस बैंक का नाम क्या रखा? पहला रखा बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल। ये कब खोला? 1806 में। उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे, ये 1840 में, और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। 3 बैंक अंग्रेज ने खोला। बैंक ऑफ अलेक्जेंडर के कंपनी से बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, उसके बाद वो बंद हुआ, फिर ये बैंक खोले 3 बैंक, और ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर का बैंक था, इसीलिए इस बैंक का नाम रखा प्रेसिडेंसी बैंक। तो आप जब पेपर देने जाएंगे तो आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि प्रेसिडेंसी बैंक में कौन कौन सी बैंक आते हैं। पहला ऑप्शन दे देगा इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ऐसे करके ऑप्शन बनाते हो। तो प्रेसिडेंसी बैंक का मतलब होता है बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। इस तीनों बैंक को प्रेसिडेंसी बैंक बोला जाता है। प्रेसिडेंसी शहर के बैंक को प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से दिया जाता है। कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि ये तीनों बैंक बड़े लेवल पर जब हो गए तो इसको मैनेज करना आसान नहीं रहा, इसको मैनेज करने में काफी दिक्कतें आने लगी। तो फिर सरकार ने क्या किया, अंग्रेज ने क्या किया, तीनों बैंक को मर्ज कर दिया। कब? 1921 में। 1921 में इस तीनों बैंक को मर्ज कर दिया और मर्ज करके इस बैंक का नाम रख दिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कि एग्जाम पूछता है, एसएससी में मैंने कई बार देखा है कि इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई है, तो 1921 में। और इंपीरियल बैंक को, एक मिनट, तो 1921 में जो बैंक है वो बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। स्टूडेंट देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने अभी जो बताया इंपीरियल बैंक का स्थापना कब हुई, तो आप क्या करो, इसको नहीं अगर आप लिख पाते तो डायरेक्ट मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने से और आपके मोबाइल में सेव रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कई बार मैंने देखा है कि इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट करके आप लेकर के मोबाइल में आप रखें, ठीक है। अब क्या होता है, 1921 में जो इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई उसके बाद क्या हुआ कि हमारे देश में इंपीरियल बैंक के नाम से जाने जाते थे। कुछ दिन तक ये चलते रहा। जब हमारा देश आजाद हुआ ना 1947 में, जैसे देश में आजादी मिली, ठीक है, तो आजादी के बाद ये बैंक किसका बैंक था? अंग्रेज का। इसमें सारे पैसे अंग्रेज का। जब देश छोड़ के वो चले गए, अब अंग्रेज तो पहुंच गए अपने इंग्लैंड, और वहां से बार बार बोल रहा है कि भैया मेरा बैंक में तो पैसा तो मेरा है, सारा पैसा भी दो, ठीक है। तो उनको पैसा दोगे तभी तो बैंक हम अपने पास रखेंगे। तो क्या किए, अंग्रेज को जो है हम पैसा दे करके इस बैंक को खरीद लिए, क्योंकि ये अंग्रेज का बैंक था, तो खरीद लिए। और 1 जुलाई, 1 जुलाई 1955 की बात बता रहा हूं मैं। 1 जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक को खरीद लिया
और अंग्रेज को क्योंकि पैसा दे दिए तो वो बैंक हो गया हमारा, और उसका नाम भी बदल करके हमने रख दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यही है एसबीआई। ठीक है, यही एसबीआई है जिसके बारे में आपने सुना है। भारत का सबसे लार्जेस्ट बैंक कौन है? स्टेट बैंक ऑफ है। तो स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एसबीआई का पहले क्या नाम था, तो आप बोलेंगे 1 जुलाई 1955 से पहले स्टेट बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आपसे एग्जाम पूछता है कि एसबीआई की स्थापना कब हुई, तो आप बताएंगे 1 जुलाई को। 1 जुलाई को एसबीआई डे मनाया जाता है क्योंकि 1 जुलाई को ही एसबीआई का स्थापना हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल 1 जुलाई को स्टेट बैंक में अगर आप जाते हैं तो आपको वहां पे लड्डू मिलेगा खाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसी दिन एसबीआई का क्या हुआ? इस्टेब्लिश हुआ है। तो आपसे यहाँ इतनी काफी क्वेश्चन बनता है कि पहला क्वेश्चन बनेगा कि एसबीआई का स्थापना कब, इस्टेब्लिश कब हुआ? 1 जुलाई 1955 को। सेकंड क्वेश्चन बनता है यहाँ पे एसबीआई डे कब मनाया जाएगा, तो 1 जुलाई को मनाया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बनता है एसबीआई का अर्लियर नेम क्या था, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। चौथा क्वेश्चन बनता है इंपीरियल बैंक कब एस्टेब्लिश हुई, तो 1921 में। पांचवा क्वेश्चन बनता है कि इंपीरियल बैंक का पहले अर्लियर नेम क्या था, तो प्रेसिडेंसी बैंक। प्रेसिडेंसी बैंक का कौन कौन नाम से जानते हैं, तो बैंक ऑफ बंगाल कब एस्टेब्लिश हुआ, 1806 में। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में। बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। तो इस तरह से आपकी एसबीआई का अभी जो हम देख रहे हैं एसबीआई के बारे में, एसबीआई क्या है? इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है। ठीक है, और अगर देखा जाए यानी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे बड़ी बैंक है ये है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं कि एसबीआई के बारे में आपका, अगर आप नहीं लिख पाते तेजी से तो आप कुछ ना करें, स्क्रीनशॉट लेते जाए। ठीक है, यही बहुत है आपके लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए एसबीआई का जो है सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इस्टेब्लिश, तो कब हुआ? 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, इसीलिए 1 जुलाई को हम क्या बोलेंगे? एसबीआई डे बोलेंगे। एसबीआई डे मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। अब देखिए किसी भी बैंक का हेडक्वार्टर याद रखने का एक ट्रिक जानिए। जिस बैंक के लास्ट में ऑफ इंडिया होता है ना, उनकी हेडक्वार्टर मुंबई होता है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया आया, हेडक्वार्टर कहां जाएगा? मुंबई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया आया और लास्ट में हेडक्वार्टर मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई। ठीक है, जिस बैंक के एंडिंग में ऑफ इंडिया होगा उसके हेडक्वार्टर बाय डिफॉल्ट आप मुंबई रख देंगे। ठीक है, तो आपकी सही हो जाएगी। ये मैंने जो ऑब्जर्व किया है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसी तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया, तो ऑफ इंडिया तो हेडक्वार्टर कहाँ हो गया? मुंबई हो गया। और इनके चेयरमैन, आप चेयरमैन भी अपडेट रखेंगे। देखिए अभी जो है इसके रजनीश कुमार, देखिए हमने जो लिखा है ना यहाँ रजनीश कुमार, कई बार स्टूडेंट ध्यान रखिएगा आप इसको अपडेट भी करते रहेंगे। कई बार क्या होता है कि आपको हमने लिख दिया, 2 महीने के बाद पता चला पेपर देने चले गए, यही याद करके चले गए और पता चला चेयरमैन चेंज हो गया। तो ये सब है ना आपको अपडेट करके जाना है एग्जाम में। अभी रजनीश कुमार है, हो सकता है कल चेंज हो जाए, हो सकता है परसों चेंज हो जाए। इसीलिए जब भी आप पेपर देने जाए तो इस्टेब्लिश तो चेंज नहीं होगा, हेडक्वार्टर नहीं चेंज होता, जनरली चेयरमैन चेंज होता है। और चेयरमैन को कभी भी आप भी अपडेट हमेशा करके जाएंगे। कोई जरूरी नहीं कि सर आपको जो बताएंगे वो सही ही हो जाए उस समय के लिए, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एसबीआई के बारे में लिख लेंगे, इंडिया का लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक। यानी कोई पूछता है कि लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया, तो आप लिखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए क्या है, एसबीआई की स्टैब्लिश कब हुई? 1955 में हुआ, यानी 1955 में एसबीआई का स्थापना हुआ। अब हम बात करते हैं उसके 2 ईयर के बाद, 1957 की बात बताता हूं मैं। जिस तरह से हमारे देश में एसबीआई बना 55 में, उसके 2 साल के बाद, ठीक है, हमारे देश में क्या होता था कि राजाओं का जो ना राजघराना चलता था अलग अलग जगह में। जैसे पंजाब साइड में जाएंगे, ठीक है, पटियाला में, तो उधर एक राजा होता था और उस एरिया में पूरा राज करता था। उसी तरह से राजस्थान था, हर एरिया में राजाओं का राजघराना बोलते थे। और आपको नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूँ मैं, प्रिंसली स्टेट बोलते हैं उसको। हर एरिया में उसका प्रिंसली स्टेट होता था। तो अब देखिए क्या होता था, जब अंग्रेज चला गया तो अंग्रेज को बैंक को लेकर हमने एसबीआई बना दिया। लेकिन हमारा अंग्रेज तो चला गया,
अब हमारे देश में जो राजाओं जो राज करते थे उनका भी तो खुद का एक बैंक होता था। तो जब आरबीआई आया ना, तो आरबीआई जब बना, आरबीआई तो 35 में ही आ गया। तो आरबीआई और भारत सरकार जो है मिलकर क्या किया कि जो राजाओं का बैंक चलता था उस बैंक को अपने अंडर में ले करके उसका एक अलग से ग्रुप क्रिएट किया और उस ग्रुप का नाम रखा एसबीआई एसोसिएट्स बैंक। एसबीआई नाम सुना होगा, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। तो एक अलग से ग्रुप तैयार किया एसबीआई एसोसिएट्स, ठीक है। तो वहीं से आया है एसबीआई एसोसिएट। तो राजाओं को बैंक को लेकर के एक अलग बैंक का ग्रुप तैयार किया, उसका नाम रखा एसबीआई एसोसिएट्स और ये 57 में आया। तो अब हम बात करते हैं एसबीआई एसोसिएट्स के बारे में। अभी देखिए एसबीआई एसोसिएट जो है, क्योंकि जब हमारे देश में प्रिंसली स्टेट कई जगह था, जैसे पटियाला है, हैदराबाद है, त्रवंकोर है, कई जगह राजाओं का घराना होता था, राजघराना चलता था। तो सभी बैंक को अपने अंडर में ले लिया और लेने के बाद ठीक है एक अलग से ग्रुप बनाया और उसका एसबीआई एसोसिएट्स नाम रखा। एसबीआई के साथ नहीं रखा, अलग से ग्रुप बनाया। तो मैं बताता हूँ, जैसे स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, ये क्या था, जयपुर में भी प्रिंसली स्टेट था, राजा का खुद का एक बैंक होता था। तो उस बैंक को आरबीआई ने क्या किया, अपने अंडर में ले लिया और उस बैंक का नाम रखा स्टेट बैंक ऑफ जयपुर। फिर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ त्रवंकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। यही टोटल एसोसिएट्स बैंक जो है ना, 8 एसोसिएट बैंक उस समय बनाया गया 1957 में, जब एसबीआई बनने के 2 साल के बाद 8। तो हमारे देश में क्या होता था ना कि एसबीआई एसोसिएट्स का अलग फॉर्म आता था और एसबीआई का अलग से फॉर्म आता था, दोनों का रिक्रूटमेंट हर साल बैंक में आता है। यही सब तो कारण हुआ है कि आज बैंक में रिक्रूटमेंट क्यों घट गया, कि सारे बैंक को मर्ज कर दिया। अब देखिए 58-7 में 8 एसबीआई एसोसिएट था। कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि स्टेट बैंक ऑफ जयपुर और बीकानेर को जो है, जयपुर स्टेट बैंक ऑफ जयपुर है ना, ये काफी नुकसान में जा रहा था, घाटे में जा रहा था। तो सरकार ने क्या किया, इसको मर्ज कर दिया, किसके साथ, बीकानेर के साथ। ये मर्ज हो गया कब, 1961 में। और ये मर्ज करके दोनों मिला के एक बैंक रख दिया और उसका नाम रख दिया स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, SBBJ। ये दोनों मिलाकर रख दिया SBBJ। अब ये बन गया, ठीक है। तो अब बताइए, कोई पूछता है आपके एग्जाम में कि 1961 के बाद हमारे देश में कितना बैंक बचा, तो ये बैंक बचे 7 एसोसिएट बैंक्स बचे, ठीक है। इसका क्या नाम हुआ, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, ठीक है, ये बना। कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के घर में पैसे खत्म हो गए, इस बैंक के पास पैसा काफी कम पड़ गया, नुकसान में गया बैंक। तो 2010 में इसको भी मर्ज कर दिया, 2008 में। और ये मर्ज हो गया किसके साथ, तो ये मर्ज हो गया आपका, मर्ज विथ एसबीआई। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है कि आपको स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र किस बैंक के साथ मर्ज हुआ था, तो आप टिक करेंगे एसबीआई के साथ। कब मर्ज हुआ था, तो 2008 में। कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि स्टेट बैंक ऑफ इंदौर भी घाटे में चलने लगा। तो सरकार ने क्या किया, इंदौर को भी मर्ज कर दिया, कब, 2010 में। ये भी मर्ज हो गया एसबीआई के साथ, मर्ज विथ एसबीआई। अब घट के कितना बच गया, देखिए पहले तो 7 था, जब आपका सौराष्ट्र मर्ज हुआ तो घट के आपके कितने हो गए, 6 बचे। फिर जो है सो इंदौर मर्ज हुआ तो घट के कितने हो गए, 5 एसबीआई एसोसिएट, ठीक है। और अभी हाल में कुछ दिन पहले, ये 2017 में 1 अप्रैल को, ये 5 बैंक जो बचे, इस पांचों
बैंक काफी नुकसान में गया तो सरकार ने इस पांचों बैंक को मर्ज करके ये जीरो बना दिया और ये सब पांचों बैंक को कहाँ मर्ज कर दिया, ये सभी को मर्ज कर दिया एसबीआई के साथ, मर्ज विथ एसबीआई। ठीक है, और कब से, 1 अप्रैल 2017 से। तो अब जो है एसबीआई एसोसिएट आपका एक भी नहीं है, ये सारे एसबीआई एसोसिएट किसके साथ मर्ज हो चुका है, एसबीआई के साथ। तो आपसे क्वेश्चन में यही क्वेश्चन आता है कि अभी रिसेंटली स्टेट एसबीआई एसोसिएट बैंक को किसके साथ मर्ज हुआ, तो एसबीआई के साथ। ठीक है, अभी आपके देश में टोटल कितना एसबीआई एसोसिएट है, तो आप बोलेंगे 0 है, एक भी एसोसिएट नहीं है। लेकिन अभी जो बैंक मर्ज हुआ है वो किस डेट से मर्ज हुआ है, तो ये डेट याद रखेंगे, 1 अप्रैल 2017 से ये सारे बैंक एसबीआई एसोसिएट जो है वो एसबीआई में मर्ज हो चुका है। तो ये एसबीआई एसोसिएट्स की कहानी है। अब क्या होता है कि अब जो जैसे स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद है, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर है, त्रवंकोर है, ठीक है, ये सब जितने भी बैंक है ना, अब ये सब के होर्डिंग्स को हटा हटा करके ये सब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया है। और इनके भी पेरोल पर जितने भी लोग काम करते थे, जितने भी एम्प्लॉय थे इनके, सभी एम्प्लॉय बाय डिफॉल्ट आपको चला गया एसबीआई के पेरोल पे। तो बताओ कितनी भाग्यशाली है ये कि एसबीआई एसोसिएट पर नौकरी लगा और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बैंक एसबीआई में चले गए, नौकरी लग गया। इतना ही, यही बैंक को मर्ज नहीं हुआ, इसके अलावा देखिए मैं कौन सा बैंक मर्ज हुआ। एक बैंक होता था भारतीय महिला बैंक, आपने सुना होगा, बीएमबी, इसको बोलते हैं भारतीय महिला बैंक। देखिए ये बैंक जो है ना, इंदिरा गांधी के जन्मदिन पे खोला गया था। ये भारतीय महिला बैंक जो है जो खोला गया था इंदिरा गांधी के जन्मदिन पे, और इस बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये रखा गया था नेहरू प्लेस। अगर आप जाते हैं तो वहाँ आईएफसीआई टावर है, उसी बिल्डिंग में इसका हेडक्वार्टर है, न्यू दिल्ली। और ये बैंक किस लिए खोला गया था, सिर्फ इस बैंक में महिलाओं का खाता खुलेगा, इनके लिए सरकार ने खोला गया था, महिलाओं के लिए। तो भारतीय महिला बैंक ये 2013 में खोले गए थे, ठीक है, इंदिरा गांधी के जन्मदिन पे, इनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। लेकिन ये बैंक काफी नुकसान में गया, तो 1 अप्रैल 2017 को इस बैंक को भी मर्ज कर दिया, किसके साथ, एसबीआई के साथ। तो मर्ज विथ एसबीआई, ये भी बैंक मर्ज हो गया, कब से, 1 अप्रैल, ठीक है, 2017 को ये बैंक भी मर्ज हो गया। तो आज के डेट में ना तो भारतीय महिला बैंक है और ना एसबीआई एसोसिएट्स है। तो अभी आपसे एकदम क्वेश्चन अगर पूछता है कि एसबीआई में अभी कौन कौन सी बैंक मर्ज हुआ है, तो आप बोलेंगे भारतीय महिला बैंक मर्ज हुआ है और साथ साथ 5 एसोसिएट बैंक मर्ज हुआ है। तो टोटल मिला के आपके 6 बैंक आपके एसबीआई में भी रिसेंट में मर्ज हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। अब हेडिंग देंगे आप नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अब हेडिंग दीजिएगा नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक मीन्स बैंकों का राष्ट्रीयकरण। हमारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कैसे हुआ, देखिए राष्ट्रीयकरण का अगर हम बात करें तो जो भी बैंक प्राइवेट बैंक था उसको सरकारी बैंक में कन्वर्ट करना ही राष्ट्रीयकरण है। आमतौर की भाषा में अगर हम बात करें तो जो भी बैंक प्राइवेट था, सरकार के अंडर में नहीं था, उसको सरकार ने खरीद लिया, उसको सरकारी बैंक बना दिया, तो हो गया नेशनलाइज, गवर्नमेंट के अंडर में आ गया वो। तो यही है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। देखिए बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है ये आया है कहाँ से, द रूस से, रसिया से, उसी के मॉडल पे बेस्ड है। ठीक है, तो हमारे देश में बहुत सारा पहले प्राइवेट बैंक था, तो बहुत सारे प्राइवेट बैंक थे। जब देश आज़ादी के बाद क्या हुआ कि हमारे देश में जानते हैं गरीबी बहुत ज़्यादा था। इंदिरा गांधी की सरकार आई, इंदिरा गांधी बोली कि सबसे पहले गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा किसने लगाई थी, इंदिरा गांधी ने। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना बहुत जरूरी है, सरकार अपने अंडर में, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब ग्रामीण एरिया में ज्यादा बैंक नहीं होगा, लोगों को लोन नहीं मिलेगा, जब तो खेती कैसे करेंगे लोग, बिजनेस कैसे डेवलप करेगा। इसीलिए इंदिरा गांधी की जब सरकार आई है तो सरकार इंदिरा गांधी ने बोली कि हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि बैंक की ब्रांचेज बढ़ाएंगे, बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम रूरल एरिया में प्रमोट करेंगे। तो इसलिए नेशनलाइजेशन ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए हमारे देश में
जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था पहली बार हुआ था कब? फर्स्ट टाइम हुआ था 19 जुलाई 1969 को। इसमें ना बड़े बड़े बैंक को लिया गया, लार्ज प्राइवेट बैंक, और ये टोटल बैंक जो है 14 लिए गए, क्योंकि इसकी कैपिटल कंडीशन रख दिया, जो कैपिटल होना चाहिए कम से कम वह 50 करोड़ का होना चाहिए। हमारे देश में जो पहली फेज में जो बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, फर्स्ट फेज बोलते हैं इसको हम फर्स्ट फेज में जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 19 जुलाई 1969 को, और लार्ज प्राइवेट बैंक हुआ जिसमें टोटल कैपिटल कितना? 50 करोड़। सेकेंड फेज में फिर बैंक नेशनलाइज हुआ, तो इसमें जो प्राइवेट बैंक आए टोटल मिला करके 6 बैंक आया, और कैपिटल जो है मिनिमम रखा गया, ठीक है, 200 करोड़ मिनिमम कैपिटल रखा गया सेकेंड फेज में, ठीक है, और इसमें 50 करोड़। तो देखिए पहले मैं सुना दूं स्टोरी। हमारे देश में क्या था कि पहले बैंकों की संख्या बहुत ज़्यादा था, प्राइवेट बैंक। इंदिरा गांधी ने क्या की? इंदिरा गांधी बोले कि हमारे देश में जितने भी प्राइवेट बैंक है सभी का लिस्ट दीजिए। तो इंदिरा गांधी ने सारा लिस्ट मंगवा ली। लिस्ट मंगवाने के बाद, ठीक है, उसमें जो उनमें देखा गया कि 50 करोड़ कम से कम जितना भी बैंक होगा ना, कम से कम 50 करोड़ का पूंजी वाले बैंक कितने हैं। तो उनमें से पता चला कि 14 बैंक है। तो 14 बैंक को पहली फेज में नेशनलाइज कर ली। कुछ दिन के बाद फिर जो है दूसरी फेज आई 1980 में। कब? 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल 1980 में दूसरी बार बैंक को नेशनलाइज किया। ये सेकेंड फेज है, ये सेकेंड फेज। 2 ही फेज में बैंक नेशनलाइज हुआ। तो सेकेंड फेज में जो है 200 करोड़ कम से कम कैपिटल जिस प्राइवेट बैंक का होगा उन्हीं बैंक को सरकार अपने अंडर में लेगा। और पूरे लिस्ट में से टोटल कितने बैंक आए? 6 ही बैंक आए, और इतने बैंक को क्या की? इंदिरा गांधी ने नेशनलाइज कर दी। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 फेज में हुआ। पहला 19 जुलाई 1969 को, और सेकेंड हुआ 15 अप्रैल 1980 को। इसीलिए 19 जुलाई को बैंकों का नेशनलाइजेशन डे मनाते हैं, नेशनलाइजेशन डे ऑफ बैंक। पेपर में आता है कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाएगा, तो आप बोलेंगे 19 जुलाई को। बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुई? तो 19 जुलाई 1969 को। बैंकों का नेशनलाइजेशन सेकेंड टाइम कब हुआ? तो 15 अप्रैल 1980 को। पहली बार में जो बैंक नेशनलाइज हुआ कितने बैंक थे? तो 14 बैंक थे, ठीक है। कैपिटल कितना? तो कम से कम 50 करोड़ चाहिए मिनिमम। दूसरी बैंक में जो नेशनलाइज हुआ वो प्राइवेट बैंक कितने थे? तो 6, और कैपिटल जो है मिनिमम कितना? तो 200 करोड़। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि सेकेंड फेज में जो बैंक नेशनलाइज हुआ वो कौन कौन सा बैंक था, ठीक है। तो इसमें आप याद रखेंगे, एक ट्रिक याद रखिएगा। वीआईपी ने ओबीसी से एसी खरीदा। वीआईपी ने ओबीसी से क्या किया? एसी खरीदा। तो देखिए यहाँ पे वीआई स्टैंड फॉर हो जाता है विजय बैंक। देखिए विजय बैंक है, आज के डेट में ये विजय बैंक नहीं है, ये मर्ज हो चुका है। तो विजय बैंक, पी से क्या हो गया? पंजाब एंड सिंध बैंक, और ने से क्या हो गया? न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ओबीसी का मतलब होता है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ठीक है। और ए से हो गया आपका आंध्रा बैंक, और सी से हो गया आपका कॉरपोरेशन बैंक। तो यही सब बैंक जो है 1980 में 6 बैंक आपका नेशनलाइज हुआ था। अब इधर देखिए, इधर भी 14 बैंक नेशनलाइज हुआ था। तो मैं थोड़ी सी ओवरव्यू दे दी कौन कौन सा बैंक पहली फेज में नेशनलाइज हुआ था। तो आप ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। ABBCC DI3 PSU3, ये याद रखिएगा, ये ट्रिक। देखिए यहाँ पे अबैक DI3 PSU3M। तो देखिए ए से क्या हो जाएगा? ए से आपका हो जाएगा इलाहाबाद बैंक,
इलाहाबाद बैंक, ठीक है। अब बी से क्या होगा, बैंक ऑफ इंडिया। फिर बी से बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। फिर सी से क्या होगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। फिर सी से हो जाएगा कैनरा बैंक। फिर डी से हो जाएगा आपका देना बैंक। फिर जो है आई से हो जाएगा आपका इंडियन बैंक। फिर आई से हो जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक। 3 बार है ना ये, इंडियन ओवरसीज बैंक। फिर जो है एक बार और आए है डी आई, इंडियन बैंक, इंडियन 2 बार, डी आई 2 होता है। तो इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है। और पी से हो जाएगा आपका पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक। साथ साथ एस स्टैंड फॉर सिंडिकेट बैंक, सिंडिकेट बैंक। फिर यू से हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। फिर यू से होगा यूको बैंक। फिर यू से हो जाएगा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सब बैंक आपका पहली फेज में नेशनलाइज हुआ था। 14 बैंक यहाँ हो गया, 6 बैंक यहाँ हो गया, टोटल मिला के 20 बैंक आपके पहली फेज में बैंक नेशनलाइज हुआ। अब क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद आप देखिए यहाँ पे न्यू बैंक ऑफ इंडिया देख रहे हैं, ये आपके मर्ज हो गए क्योंकि काफी नुकसान में गया। तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक के साथ आपका मर्ज कर दिया, ये पीएनबी के साथ मर्ज हुआ। कब, 1993 में। आप याद ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा साइड में, 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया पीएनबी के साथ मर्ज हुआ। कई बार पेपर में आता है कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक में कब मर्ज हुआ, तो 1993 को 4 सितंबर। या कई बार पूछ देता है कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया किस बैंक के साथ मर्ज हुआ, तो पीएनबी के साथ। कब मर्ज हुआ, तो 93 में। तो उस समय जो घटके हो गया ना, तो ये घटके कितने हो जाएंगे, ये 5 ही बचेगा। तो 5 बैंक इधर हो गया, आप 14 इधर हो गया, तो 19 बैंक आपके नेशनलाइज बैंक था। जो कि आप लूसेंट वगैरह में पढ़ते हैं, हमेशा यही पढ़ते हैं कि नेशनलाइज बैंक 19 है। आज से लूसेंट पढ़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि लूसेंट पे हर चीज अपडेट नहीं है। क्योंकि अब इतना ही नहीं है, अभी देखिए कुछ दिन पहले आपको बताइए देना बैंक भी मर्ज हो गया, विजया बैंक भी मर्ज हो गया, ये सब बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मर्ज हो गया। तो अब बताइए, अब तो बैंक घट के तो 12 पर पहुंच गया, सारे बैंक, बहुत सारा बैंक बहुत में मर्ज हुआ है। तो आप आज का काम आपका ये है कि घर जाइएगा और जितने भी बैंक, कौन सा बैंक किसके साथ मर्ज हुआ है, ये आप जरूर आप तैयार कीजिएगा घर पे, कि कौन सा बैंक किसने किसके साथ मर्ज हुआ है। क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि किस बैंक को किसके साथ मर्ज किया गया है, ठीक है। अब हमारे देश में कौन कौन सा बैंक बचे हैं, अभी बैंक ऑफ बड़ौदा है आपका, ये बहुत बड़े अच्छे लेवल पर बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, अगर ये सब नहीं रखेंगे ना तो फिर आपके तैयारी का कोई मतलब ही नहीं है। आप कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, खाली टीचर पढ़ा रहे हैं, तो उससे कुछ फायदा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये बैंक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सी आपकी नेशनलाइज बैंक है। तो अब चलते हैं, हमारा एक बार रिपीट करते हैं, यहाँ से फिर से रिकॉल करते हैं आपको। बैंकों का राष्ट्रीयकरण दिवस, बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार हमारे देश में कब हुआ, तो आप बोलेंगे 19 जुलाई 1969 में। दूसरी क्वेश्चन पूछता है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने लगाई थी, ये भी पूछता है, यहाँ पर लिख लीजिए, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, ये नारा किसने लगाई थी, तो आप लिखिएगा से इंदिरा गांधी ने लगाई थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हमारे देश में किसने की थी, इंदिरा गांधी ने ही की थी, गरीबी हटाओ, ठीक है। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाएगा, तो आप बोलिएगा 19 जुलाई को। हर साल बैंकों का राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है। बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 19 जुलाई 1969 को। सेकेंड फेज में कब हुआ, 15 अप्रैल 1980 में। पहली बार में बैंक राष्ट्रीयकरण हुआ, कितने बैंक, तो 14 बैंक, मिनिमम कैपिटल कितना, 50 करोड़। दूसरी बार में कब हुआ, तो आपको 1980 में 15 अप्रैल को। कितने बैंक हुए, 5-6 बैंक हुए, मिनिमम कैपिटल कितना, 200 करोड़। और सेकेंड टाइम में जो बैंक नेशनलाइज हुआ, कौन कौन सा बैंक है वो मैंने लिस्ट भी दे दिया। उसमें से इंपॉर्टेंट ये है कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया किसके साथ मर्ज हुआ, तो पंजाब नेशनल बैंक के साथ। कब मर्ज हुआ, तो 1993 में, ठीक है।
उसी तरह से आपसे इसमें देखिए अभी विजय बैंक किसके साथ मर्ज हुआ, तो आप बोलिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, देना बैंक इसके साथ। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कौन सा बैंक किसके साथ होगा, आज जाकर यही काम करना है आपको, तभी आपकी तैयारी बढ़ेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग जो है यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास जो है, ठीक है, फिर आपको पास इंफॉर्मेशन चला जाएगा कि मेरी क्लास कब होगी। हर हर वीक में आपका क्लास होगा मेरा, ठीक है, 1 या 2 क्लास होगा। ठीक है, और आप बने रहें और मैं पूरी तैयारी आपको कराऊंगा, आपके पूरी इतनी अच्छे से तैयारी करा दूंगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपके। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।